नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए एक इंटरेस्टिंग सेशन, क्योंकि शुरुआत में अच्छी तेज़ी हुई लेकिन इसके बाद सेकंड हाफ ख़राब और शुरू से मिड कैप इंडेक्स एक्चुअली काफ़ी ख़राब रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी काफ़ी प्रेशर है। दिक्कत तो है। अच्छा, एक दिक्कत ये भी है कि अमेरिकी फ्यूचर्स में काफ़ी शार्प डाउनटिक के साथ शुरुआत हुई है। कुछ देर में उस डेटा को दिखाएंगे हम आपको, लेकिन वहाँ पर एक शार्प इनफैक्ट मैं देख रहा था यूएस फ्यूचर्स का डेटा, और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 200 पॉइंट नीचे हैं इस समय, डाउ फ्यूचर्स करीब 300 पॉइंट नीचे। अब इससे डरने की ज़रूरत है या नहीं ये पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो मार्केट में थोड़ी नर्वसनेस है। चलिए शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लगातार 3 दिनों की तेज़ी के बाद बाजार में कंसोलिडेशन का मोड। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में फ्लैट कारोबार, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आज बिकवाली। एडवांस डिक्लाइन रेशो काफ़ी खराब। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 3% ऊपर। एफएमसीजी शेयरों में आज खरीदारी का रुख कायम, करीब 1% चढ़ा इंडेक्स। करीब 2.5% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना एचयूएल। साथ ही नेस्ले, ब्रिटानिया और एशियन पेंट्स में भी रौनक कायम। वहीं कैपिटल गुड्स, रियल्टी, ऑटो शेयरों में आज दबाव कायम। गर्मियों से पहले एनर्जी शेयरों में तेजी का करंट। पावर ग्रिड निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल, साथ ही जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी एनर्जी, टोरेंट पावर में भी अच्छी तेजी। मेरा ये सुझाव होगा कि अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा अवश्य पब्लिक एंटरप्राइज में डालें, और मार्केट कितना भी डाउन जाए वो डिविडेंड इनकम आपकी कम नहीं हो। रिटेल निवेशकों से दीपम सचिव अरुणेश चावला की अपील, अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें सरकारी कंपनियां। बाजार गिरने के बावजूद मिलेगा 10% ज्यादा डिविडेंड। बोले आईडीबीआई बैंक विनिवेश प्रक्रिया ट्रैक पर है, 3 से 4 महीने में मिलेगी अच्छी खबर। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में कमजोरी। नवामा के टारगेट घटाने से बीएसई करीब 4% नीचे। सीडीएसएल और एमसीएक्स भी 3% लुढ़के। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। श्रेया वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ अगले 1.5 घंटे और बात करेंगे मार्केट की, और जो आज का मार्केट का रुख है वो किस तरीके की कहानी बयां कर रहा है। वीरू श्रेया, गुड आफ्टरनून। मैं एक चीज़ कहूँगा, सुबह एक हमारी बात हुई थी कि रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काम करें, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आज ट्रेडर्स के लिए एक बहुत शानदार दिन है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह निफ्टी ने उस बाय जोन को फिर रिस्पेक्ट करा। 22,450 से 22,500 के जोन में आपको एंट्री दी, वहाँ से फिर वो गया और आज का हाई देखिए 22,676, जो हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस थी 22,650 से 22,700, उसके एग्जैक्ट बीचों बीच, एग्जैक्ट ऑन डॉट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन डॉट। और आज सुबह जब मैं और वीरू शो कर रहे थे, वीरू आपको याद होगा हमने 22,650 पर एक प्रॉफिट बुकिंग की बात भी की थी कि अब आप यहाँ पर थोड़ा आप चाहे तो मुनाफा समेट लीजिए, क्योंकि अब 20 डेमा का जोन आ गया है और ये काफ़ी क्रूशल है। अगर मार्केट रुकेगा तो यहीं रुकेगा, और 20 डेमा का हॉल्ट काफ़ी पावरफुल होता है। और कुछ साइन मिलने शुरू हो गए थे मिड कैप मार्केट से। मिड कैप मार्केट ने शुरू में ही दिखा दिया था कि वो अब चलने को तैयार नहीं थी। सुबह सुबह वहाँ पे जो डिप आई वो कंटिन्यू हुई। एडवांस डिक्लाइन देखिए आज काफ़ी ख़राब है। तो मेरा ये मानना है कि आज जो मूव रहा वो एक 1:3 का एग्जैक्ट एडवांस डिक्लाइन आपको दिखाई देगा, अब एग्जैक्ट 1:3 का, कि आज का दिन जो है वो रिस्क रिवॉर्ड ट्रेडर्स के लिए काफ़ी शानदार। आज खैर देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है। बिल्कुल सर, गुड आफ्टरनून। और आखिरी के 1.5 घंटे पे तो नज़र रहेगी, लेकिन जिस तरीके से आपने भी बात की, निफ्टी और बैंक निफ्टी स्पेशली फ्लैट ही इसने कारोबार किया, लेकिन बैंक निफ्टी में आज ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली। निफ्टी अभी इन रेड ट्रेड कर रहा है। कैसे लगे सर आपको टेक्सचर्स आज के लिहाज से, अभी जो मार्केट कारोबार कर रहा है? साथ ही अब क्या लग रहा है सर, क्या रुख अपनाएं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, और कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? देखिए, पहली बात तो बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है ये, क्योंकि श्रेया हमने इस तेज़ी की शुरुआत की थी 22,150 के क्रॉस होने के बाद। जब पहली बार मार्केट निफ्टी ने प्रीवियस डे का हाई निकाला था, तब हमने जब कहा था कि शॉर्ट कवर करिए और अब लॉन्ग हुई है। यहाँ पर 22,150 का वो जोन था। 22,150 से हमने एक 500 पॉइंट की रैली देखी, करीब 22,650 पर 20 डेमा था, और वहाँ बात हुई थी कि यहाँ पर थोड़ा सा अब आप प्रॉफिट बुक करिए। अब इस मार्केट में मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि एक नए डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। 22,700 के ऊपर निकलना ज़रूरी है। 22,700 के ऊपर आज का चार्ट रखिए, सिर्फ 22,700 के ऊपर अगर आप निकले
तो मुझे लग रहा है कि फिर थोड़ा सा वापस एक तेज़ी आएगी, क्योंकि वो 20 डेमा की वॉल है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर 20 डेमा का हॉल्ट कंफर्म हुआ और अगर आपने 2-3 दिन डे लो पर बंद हुए अगर आप, तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। और अगर आज का हाई आपने निकाला तो वापस तेज़ी आएगी। तो अब ये एक ऐसा जोन है जिसमें आप नो ट्रेड जोन में फंसे हुए हैं। अभी आप कुछ मत करिए, यहाँ पर फ्रेश कुछ मत करिए, अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को ही संभालिए बेसिकली। और नीचे की तरफ 22,400 इसको होल्ड करना ज़रूरी है। तो अब दिक्कत क्या है, हम उस 22,400 और 22,700 के जोन के एकदम बीच में 22,550 में, अब ऊँट किस करवट बैठेगा हमें तो नहीं पता। तो इसके लिए हम वेट करेंगे इसमें, यहाँ पर इस समय। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, अभी एक रेंज में है 48,000 टू 49,000 की एक रेंज है बैंक निफ्टी पर। आज का हाई देखिए, आज का लो देखिए, बहुत छोटे बैंड में एक बैंक निफ्टी ने 300 पॉइंट के बैंड में काम करा है। अब इस रेंज को अगर आप ट्रेड देखिए, चार्ट देखिए, इसका कोई ट्रेड नहीं कर सकता इसको। ये सब किताबी बातें होती हैं कि यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, इन मतलब इस तरीके के इंडेक्स में ट्रेडिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। खैर असली दिक्कत मिड कैप की कुछ देर में इस पर बात करेंगे, लेकिन बीरू के पास चलते हैं। बीरू, निफ्टी का एक्शन तो मोर और लेस ऑलमोस्ट उस रेंज को रिस्पेक्ट करता हो जो हमने सुबह डिस्कस किया था। स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन नजर आया आपको? जी अनुज, देखिए दो चीज़ें थी, जैसे कि बात हुई थी हमारे सुबह की क्लासिकल 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज रिवर्सल तैयार रही है। आप दो चीज़ें जो कि अब तक हमारे लिए यहाँ तक का सफ़र तय करके आई थी, उसमें दो चीज़ें थी। मेटल्स का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन था, निफ्टी मेटल इंडेक्स 200 डेमा के पार गया था। आज इसमें भी एक वाइल्ड हाई शेडो क्रिएट हुई है, यानी एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग 20 डेमा के आसपास जब निफ्टी दे रहा है तो ये भी कोलैप्स होता हुआ एट डे लो। तो मेटल्स में थोड़ी अनवाइंडिंग हो रही है अनुज। अब यहाँ पर पहली चीज़ तो ये, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि कोलैप्स कर रहे हैं, एक बार आप स्क्रीन पे लेके आइए। ट्रेंड पे चलिए, आपकी स्क्रीन पे आएगा इज एट डे लो एट 4846 और निफ्टी रीसेंट लो 22,000 से अभी भी इस स्क्रीन पे लगभग 550 अंक ऊपर है, 550 अंक ऊपर। बट ट्रेंड अब शायद पॉसिबली आई थिंक मार्च फर्स्ट वीक के लो को ब्रीच करने की तैयारी करता हुआ। कुछ स्टॉक्स जहां पे कोई अगर आप देखें राहत नहीं है, हर छोटा सा पुल बैक, फॉर इंस्टेंस ट्रेंड को अगर आप देख लें 20 डेमा पे हाई शेडो वाइल्ड, यानी खूब सेलिंग और खूब शॉर्टिंग। उसके बाद स्क्रीन पे लेके आते हैं अनुज बजाज ऑटो। जरा एक बार इसको देखिए, बजाज ऑटो में भी अगर मैं आज के ओआई को देखूं एट 7414, इवन ये शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा तक नहीं गया, वहां से भी 200 रुपये नीचे से ही कोलैप्स हो गया। शॉर्टिंग डे लो पे आके ट्रेड करता हुआ। और तीसरी चीज़ जो सुबह भी मैं काफ़ी हद तक कह रहा था, बार बार एम्फेसाइज देके, कि रिलायंस में पिछले 3 दिन के मूव में काफ़ी बड़ा हाथ शॉर्ट कवरिंग था, अभी फ्रेश बाइंग नहीं थी। तो रिलायंस अभी थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, 3,82,000 शेयर ओआई में घट गए। तो थोड़ा सा जो अनुज मोमेंटम है ना, वो कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स में, मेटल्स में, रिलायंस में, ट्रेंड में, बजाज ऑटो में थोड़ा सा कमजोरी का बनता हुआ। बट अनुज एक बात कहेंगे आज, अगर मैं स्क्रीन पे कंपेयर करूं जस्ट आई थिंक इंडेक्स टू इंडेक्स, बैंक निफ्टी आज फिर भी सम्मानजनक है ना? नहीं, बैंक निफ्टी फिर भी सम्मानजनक है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ठीक ठाक कर रहा है वीरू। आधा % एचडीएफसी बैंक ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक 0.3% ऊपर है। आई थिंक मार्केट को एक सेंस लग रही है कि शायद एफआई सेलिंग का क्वांटम मोमेंटम थोड़ा कम हुआ है। तो आई थिंक मार्केट उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा एक कंफर्ट ले रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर तो निफ्टी का 20 डेमा हॉल्ट कंफर्म हुआ और अगर आपने रिसेंट लो तोड़ा, तो ये बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा टाइम चलेगी नहीं। ये हमने पहले भी कई बार देखा था, ये आगे भी होगा, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। लेकिन हाँ, आज तो आउट परफॉर्मेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स के लिए और कार्यक्रम का क्रम समझने के लिए। श्रेया जी सर, ट्रेंडिंग काउंटर्स लेंगे, लेकिन उससे पहले सर आपने कहा कि मिड कैप में खासी दिक्कत है, उसमें आप डिटेल में बात करेंगे। दिक्कत तो है सर, लगभग 1% के करीब इंडेक्स लुढ़ का आज के सत्र में, और एक उतार चढ़ाव हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स में देख ही रहे हैं। क्या अगर लग रहा है सर मिड कैप में कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, दिक्कत पता कहाँ आ रही है, मैं आपको 3-4 एग्जांपल देता हूँ। दिक्कत है फॉर एग्जांपल ओला देखिए आप, ओला इलेक्ट्रिक आरिंग। अब इशू पता कहाँ आएगा, आपको याद होगा जब पिछली बार मिड कैप की रैली हो रही थी, मैंने एक चीज़ कही थी कि इसमें से ना आप वीक काउंटर्स में दोबारा मत फंसिएगा, उनमें से निकलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप वीक काउंटर से फंसेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये जैसे एक स्टॉक हो गया, एक एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। अब आप टॉप ट्रेडेड स्क्रीन भी अगर देखेंगे तो काफ़ी लूजर्स हैं। HCC है, ज्योति स्ट्रक्चर्स है, साउथ इंडियन बैंक है, ईजी ट्रिप है। तो
एडवांस डिक्लाइन 1:3 का है। मैं इस पूरी रैली में भी ये बात कही थी और अभी भी कहूँगा कि ज़्यादा कंफर्ट मेरा लार्ज कैप में है और मिड कैप में, स्मॉल कैप में, अच्छे मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ से चलेंगे, लेकिन जो खराब क्वालिटी के मिड कैप और स्मॉल कैप हैं वो अपने प्रीवियस लो को भी तोड़ेंगे और वापस लेवल पे नहीं आएंगे। तो अभी भी व्यू वही रहेगा, कमज़ोर शेयरों से निकलें हर रैली में और थोड़े स्ट्रॉन्ग शेयरों में आ जाए और अगले कुछ दिन तक ज़्यादातर अगर आप रहना ही है आपको तो निफ्टी में रहे, वो बेटर रहेगा। चलिए ट्रेंडिंग काउंटर्स की बात करते हैं। ठीक है सर, ट्रेंडिंग काउंटर्स की बात करते हैं। शुरुआत मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ की जाएगी क्योंकि आज बाजार में उतार चढ़ाव तो देखने को मिला है। आपके स्क्रीन पर इस वक्त देखिए इंडसइंड बैंक रिपोर्ट आई थी सुबह। ब्रोकरेजेस हालांकि बुलिश थे लेकिन सीईओ के जो पद का 1 साल का एक्सटेंशन हुआ वो कहीं ना कहीं दबाव डाला इस पर्टिकुलर काउंटर ने। तो 3.5% की गिरावट के साथ इंडसइंड बैंक कभी कारोबार करता हो। ओएनजीसी देखिए पूरा ऑयल एंड गैस ही सेक्टर टूटा हुआ है। 3.5% की गिरावट के साथ ये कारोबार कर रहा है। ट्रेंड जैसा कि वीरेंद्र जी भी मेंशन कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग स्टॉक में देखने को मिली। 3.5% की गिरावट यहाँ पे भी। बजाज ऑटो भी इस लिस्ट में शामिल 2% से टूटकर ज़्यादा कामकाज कर रहा है। टीटागढ़ देखिए यहाँ पे दबाव बनता हुआ 5.5% के करीब टूटता हुआ। डिक्सन टेक भी इस लिस्ट में शामिल, बिकवारी का शिकार ये भी हुआ है 4.5% के करीब। बिरला सॉफ्ट देखिए आईटी पैक का ये काउंटर भी आज गिरकर कारोबार कर रहा है 5.5% और बीएससी 3.5% से ज़्यादा की गिरावट ये झेल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे काउंटर्स जो आज के सत्र में तेज़ भी हुए हैं। पार सेक्टर आपको ज़्यादा अच्छा आज करता हुआ दिखेगा। पार ग्रिड इस लिस्ट में शामिल 3.5% की तेज़ी। एचयूएल में आज खरीदारी होते हुए दिखी है। इनफैक्ट एफएमसीजी इंडेक्स पूरा तेज़ है आज, 2.5% से ज़्यादा तेज़ी यहाँ पे। नेस्ले इंडिया देखिए उसी का एक काउंटर 0.25% की खरीदारी। इन्फोसिस भी उछल गया 1% से ज़्यादा। कुछ ऐसे और काउंटर्स जहाँ पे तेज़ी होती हुई दिखी खरीदारी, वहाँ पे सोलार इंडस्ट्रीज़ देखिए 4.25% के करीब। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, पीवी फिनटेक 2.5% के करीब तेज़ होता हुआ और टोरेंट पावर भी। तो पार सेक्टर पे अच्छी खासी तेज़ी आज हमें देखने को मिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ आज SMIFS के शरद अवस्थी जी मौजूद होंगे। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गावस्कर से, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, अमित सेठ और शिल्पा राउत से। 2:20 पर यतीन बताएंगे पार स्टॉक्स में क्या चल रहा है। 2:25 पर ऑटो टैरिफ पर नोमुरा की खास रिपोर्ट लेकर आएंगी मिताली। 2:35 पर कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता बताएंगी क्रूड में गिरावट क्यों है। साथ ही 2:50 पर CNBC आवाज़ से DIPM के सचिव अरुणित चावला जी एक्सक्लूसिव उनसे बातचीत हुई है, वो दिखाएंगे। साथ ही 2:55 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे इन्वेस्ट के PMS के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग जी। 2:05 पर यतीन बताएंगे डीलिंग रूम में क्या कुछ संकेत। 3:10 पर अनुसर से लेंगे कल के स्ट्रैटेजी। साथ ही 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। चलिए अब चलते हैं हमारे पैनल से ट्रेड्स लेने के लिए। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। आई थिंक मेरे ख्याल से शॉर्ट होना चाहिए। स्टॉक का नाम है कल्याण ज्वेलर्स, ट्रेड कर रहे हैं 413 पे। 420 का स्टॉप लगाना चाहिए, 7 रुपए के करीब। पॉसिबल है कि 400 का जोन भी देखने को मिल सकते हैं। तो यस, कल्याण ज्वेलर्स शॉर्ट। ओके, 412.80 पे। कुछ देर में अनुज और मैं इस पर डेडिकेटेड डिस्कशन करेंगे कल्याण ज्वेलर्स, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ चार्टी के लिए अगर आप रीड करें और जो वीकेंड के स्टैट्स थे इसके डेरिवेटिव्स की शॉर्टिंग वो सरप्राइज कर रही थी लिटरली। अगर आप देखें कुछ देर में, पहले कॉल्स पूरी बटोर लेते हैं। यहाँ पे 412.70 पे एक सेल कॉल प्रकाश सर का। मानस आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक 2 दिनों में करेक्ट हुआ था, 20 और 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके वहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 500 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 535 535 तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में, तो यहाँ पर खरीदारी करिए। या तो एट द मनी कॉल ऑप्शन जो 22 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 510 का कॉल ऑप्शन 22 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको 15 रुपए के स्टॉप लॉस से 40 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। ठीक है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में खरीदारी दिख रहा है और पूरा पावर सेक्टर ही आज तेज दिखेगा आपको। राजेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आपके पिक क्या है? राजेश सातपुते जी। सर म्यूट पे हैं आप। सॉरी श्रेया, देखिए मेरा जो रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया, मेरा सेल कॉल रहेगा केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में 1260 के आसपास फ्यूचर में है। 1280 का स्टॉप लॉस रखे और सेल करे। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 1220 से लेके 1200। ओके, KPIT टेक ये हो गई राजेश सतपुते जी की पिक। शिल्पा जी भी हैं पैनल में हमारे साथ। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी, मेरा भी सेल केपीआईटी पे था।
बट ठीक है, अभी हम लोग फिर सेल करेंगे हुडको में। हुडको मुझे लगता है और भी यहाँ पे वीकनेस है। लेवल्स ऑफ 175 से 170 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 184 का रहेगा। हुडको इज़ अ सेल। ये तो नहीं। हाँ, ओके। शिल्पा जी का अगर आप देखें कॉल हो गया यहाँ पे 180.59 पे हुडको। हुडको यहाँ पर, और प्लीज़ स्क्रीन पे एक बार हुडको प्राइस रखेंगे। ये हुडको में अगर ये आपकी कॉल है तो एक बार जरा 4 भी रखिएगा स्क्रीन पे। सेकंड थॉट ये भी ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शंस में काफ़ी लिक्विडिटी है। शिल्पा जी 180 पर कोई कॉल भी आप पिक करेंगे इस पे? आई मीन क्योंकि कल का हाई और परसों और आज का हाई एग्जैक्टली 20 डेमा है और प्रेशर वहाँ पे क्लियरली विजिबल है, तो क्या एट द मनी पुट पे काम कर सकते हैं क्या यहाँ पर? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी कर सकते हैं। जो ₹7.30 में ट्रेड कर रहा है, 180 का पुट भी आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ₹5 का मेंटेन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये भी अगर सही जाता है 175 से 172 170 तक, तो ये ऑप्शन भी आपको टुवर्ड्स 11 से लेके 13 तक मूव करते हुए दिखेगा। ये भी आपके पास विकल्प है। अब चलते हैं अमित सेठ जी के पास। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप आज का ट्रेड आपका? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, आज का मेरा शॉर्ट ट्रेड रहेगा डिक्सन के मार्च के फ्यूचर्स में। स्टॉक ने एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद अपना 200 डेमा ब्रेक कर दिया है। काफी वीक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो इसे शॉर्ट करें। 13,264 का प्राइस है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 13,400 के और टारगेट्स रहेंगे 12,800 रुपए के। ठीक है, डिक्सन टेक पर ये राय आती हुई अमित जी की तरफ से। शरद अवस्थी जी, वेरी गुड आफ्टरनून। जिस तरीके से मार्केट में आज वोलेटिलिटी हमें देखने को मिली है, स्पेशली ऐसे कोई स्टॉक्स जो आपको अभी अच्छे लग रहे हैं जहाँ पे बेट लगाई जा सकती है? जी, हमें लगता है आईओसी, ओएमसी लीडिंग ओएमसी है देश की और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी भी उनकी काफ़ी क्लियर है। 2047 तक $1 ट्रिलियन कंपनी बनाने की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में 80-81 एमएमटी से 88 एमएमटी तक अपनी रिफाइनिंग मार्जिन को ले जाने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी फोकस्ड बिज़नेसेस पे भी काम कर रहे हैं और डाइवर्सिफिकेशन पे भी काम कर रहे हैं, जिसका फ़ायदा आने वाले समय में मिलना चाहिए। 10-1% के आसपास की अभी भी डिविडेंड यील्ड है। मुझे लगता है अगले साल की कमाई लगभग 17-18 रुपए के आसपास आनी चाहिए और 10 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 170-180 रुपए के लक्ष्य के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी पर ये हो गई आपकी कुछ ट्रेड्स। अच्छा, एक तीतागढ़ रेल का स्टॉक लेकर आइए। अब एफएनओ का टॉप लूजर है। क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ इसको मैं बता देता हूँ। 6% नीचे। श्रेया, आपने जो सवाल पूछा था ना मिड कैप में, जी। ये है एक एग्जांपल। फ्राइडे को आपको याद होगा मैंने कहा था कि ऐसे स्टॉक से बचें, इनको मत चेज करिए। ये जब आप आई थिंक पंचनामा के टीजर में हमारी बात हुई थी कि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनसे आपको बचना है। चलिए एक और स्टॉक की बात करते हैं। आज का एक और एक्सीडेंट ऑफ द डे है बीएससी। बीएससी का स्टॉक लेकर आइए एक बार जरा। और सिर्फ आज का नहीं, बीएससी का एक महीने का चार्ट देखिए जरा। अब 4000 क्रॉस ब्रीच करने की तैयारी हो रही है। एक महीने पहले का चार्ट देखिए, करीब करीब 29% के करीब नीचे है अभी ये स्टॉक बीएससी का। अच्छा, इसमें क्या हुआ है अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ है। आई थिंक ये एक क्लासिकल केस है जहाँ पर रैली बहुत ज़्यादा हो गई थी और मेरे ख्याल से ज़रूरत से ज़्यादा शायद बीएससी में रैली हुई थी और इस वजह से दुनिया का सबसे महंगा एक्सचेंज स्टॉक बन गया था। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन भी हुई थी और ये मेरे ख्याल से पिछले क्वार्टर में शायद बीएससी की अर्निंग्स पीक हुई और एफएनओ में आने के बाद ऐसे कई स्टॉक्स का असली टेस्ट होता है। जब तक एफएनओ में नहीं आते ना तब तक काफ़ी उसमें मूव्स आते रहते हैं, लेकिन एक बार एफएनओ में आए उसके बाद असली टेस्ट होता है स्टॉक का। मुझे डेट याद नहीं है, मैं आई थिंक डेट के साथ बताऊंगा आपको। मैंने इस पर एक व्यू लिया था जब लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स आई थी कि ये प्रॉफिट बुकिंग का एक सबसे अच्छा टाइम रहेगा और देखिए किस तरीके से गिरा है उसके बाद से। तो खैर ये स्टॉक अब 4000 पर आ गया। शरद जी, बीएससी 4000 पर बाय बनता है या फिर अभी कुछ और करेक्शन का यहाँ पर थोड़ा सा स्कोप रहेगा? देखिए, अब बहुत ज़्यादा स्कोप तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल जो ये ऑप्शंस वाली प्रॉब्लम इनको हो रही है ये और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक बन जाती है एनएससी के साथ। अगर वैसा नहीं रहता है तो मुझे लगता है अब लगभग आप क्या 40 टाइम फॉरवर्ड के आसपास उससे नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। 120-25 रुपए की अर्निंग नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है। उस पे आप लगभग अब कितना 40 टाइम से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अब बहुत ज़्यादा डाउनसाइड शायद नहीं हो।
बट चूंकि मोमेंटम, जैसा आपने बोला कि इसमें मोमेंटम चेजिंग काफी स्ट्रांग हुई है, बहुत सारी पोजीशन बिल्डअप है, तो हो सकता है थोड़ी और करेक्शन आपको देखने मिले। तो ग्रेजुअली अगले 10-15% में डिप्स पे ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कीजिए, बट लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता है। और अगर ये जिस तरीके से अर्निंग्स में री रेटिंग ऊपर की तरफ हुई है पिछले 1 साल में, ये ऑप्शंस वाले बिजनेस में रिवाइवल की वजह से, अगर सारे एक्सचेंजेस की सेम डे एक्सपायरी वगैरह होती है, तो मुझे लगता है वहां पे एक वॉल्यूम हिट आएगा। और अगर ये पैरेलली और कोई नया प्रोडक्ट नहीं ला पाते हैं और वो वॉल्यूम हिट आता है, तो मुझे लगता है थोड़ी और करेक्शन भी आ सकती है। तो थोड़ा-सा अनसर्टेन है, बट लॉन्ग टर्म मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा यहाँ से बहुत ज़्यादा करेक्शन की आपको उम्मीद करनी चाहिए। अ, म 30-35% की आप ग्रोथ रेट उम्मीद कर रहे हैं, कम हुआ तो मेरे हिसाब से आप 20 से 25% के आसपास की ग्रोथ रेट की उम्मीद करेंगे, क्योंकि जनरली जो स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है। और फाइनली बीएसई एज़ अ कंपनी, ये लोग थोड़ा-सा ट्रांसफॉर्मेटिव वे में सोच रहे हैं, कॉम्पिटिशन थोड़ा-सा एनएसई को लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बहुत ज़्यादा जो हाइप था वो काफ़ी हद तक एडजस्ट हो गया है, तो यहाँ से लगभग मेरे हिसाब से अगले अगले साल अगर 110-20 रुपए के आसपास की भी कमाई आती है, और बाज़ार जैसे-जैसे स्टेडी होते हैं अगले 6 महीने में, 40-45 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, अनलेस एंड अंटिल ऑब्वियसली ये ऑप्शन वाली चीज़ में बहुत ज़्यादा कुछ पेनफुल हो, जो मुझे सीरियसली डाउट है कि बहुत ज़्यादा कुछ पेनफुल होगा। बिल्कुल 13 नवंबर को वो व्यू लिया गया था बीएससी में नंबर्स के बाद। चलिए खैर, निफ्टी एट डेज लो, लेकिन दिक्कत है असली मिड कैप में। मिड कैप इंडेक्स अब 550 पॉइंट नीचे, फिर से 1% नीचे। और वीरू, बस थोड़ा सा रिस्क लग रहा है कि ये कहीं वही स्टोरी एज इट इज़ वापस ना प्ले हो रही हो जो हमने कई बार देखी है पिछले 3-4 महीने में। बिल्कुल अनुज, क्लासिकल केस लग रहा है टूनी डेमा का। और अनुज आप देखिए ना, अभी आपने बीएससी का उदाहरण पेश किया, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं अनुज जो पिछली बार 22,000 पे बच गए, बट फाइनली आज बेयर ग्रिप में है। लुक एट डिक्सन अनुज, डिक्सन ने पहली बार इसके बुल मार्केट के फेज में, वो मेरे ख्याल से शुरू हुआ था मई 25, 2023 को, फर्स्ट टाइम डिक्सन ने ब्रीच किया 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आप समझ सकते हैं आज किस तरीके की सप्लाई है। तो सिंस इस पे एक सेल कॉल आ चुकी है, मैं बात दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। बट अनुज, आपने देखा ना, हमने एक दिन, याद है वो आपको बात की थी हमने कल्याण की, और हिस्टोरिकली एक इसी स्पेस की कंपनी से इसका कंपैरिजन किया था। क्या अपने लॉस कंपनसेट करने के लिए, या फिर जो हार्वेस्टिंग इस वक्त चल रही है, अगले 15 दिन में ये स्टॉक्स थोड़े से और नेगेटिवली प्लेस्ड रहें और सेलिंग आए, संकेत लग रहे हैं आपको? ओह एब्सोल्युटली। देखिए, काफ़ी लोग टैक्स हार्वेस्टिंग करेंगे और इसके लिए काफ़ी लोग मार्च में अपना लॉस बुक करेंगे। और क्योंकि देखिए, पिछले 3 महीने खराब रहे ना मार्केट के लिए, उससे पहले लोगों ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस काफ़ी बनाया भी होगा। तो अब क्योंकि पिछले 3-4 महीने मार्केट पलट गया, इवन अगर आप और कुछ नहीं तो इन स्टॉक्स को रखना भी चाहते हैं, तो भी एक बार के लिए लॉस बुक करने में सेंस है, क्योंकि अगर आपके पहले के प्रॉफिट हैं तो आप उसको ऑफसेट करना चाहेंगे। खैर, कल्याण का केस कंप्लीटली अलग है वीरू। आई थिंक कल्याण के केस में ना ये स्क्रीन पर ही क्लियरली वो दिख रहा है कि कुछ काफ़ी यहाँ पर सेलिंग रही है। मैं इसमें पूरा डिटेल में जाना नहीं चाहता, लेकिन 3 महीने में स्टॉक आधा हो गया। उससे पहले खैर चला भी काफ़ी था, लेकिन क्लियरली यहाँ पर सेलिंग प्रेशर तो काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं वीरू, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। कमज़ोर बाजार में भी आज पावर शेयरों में अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। इसमें सेक्टर में तेज़ी के कारण क्या हैं, ये जानते हैं यतिन से। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और पीक समर सीजन के पहले अब जो पावर स्टॉक्स हैं, इनमें करंट जो है वो ज़बरदस्त बना हुआ है। इनफैक्ट अगर हम पावर इंडेक्स की बात करें, इस महीने में ही पावर इंडेक्स में लगभग 8% की तेज़ी है, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर है। और अगर हम पावर स्टॉक्स की बात करें तो अच्छे रिटर्न्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। वजह समझ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि समर की पीक डिमांड सरकारी एस्टिमेट्स के हिसाब से 270 गीगावाट्स होनी चाहिए, और इसके लिए कंपनियां ही नहीं, गवर्नमेंट भी अपनी कमर कस रही है। जो इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, इनको किस हिसाब से एक्टिवेट किया जाए, यहाँ किस तरीके से ऑप्टिमम कैपेसिटी लगाई जाए, उस पर सरकार काम कर रही है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में भी सरकार ने कहा है कि जो वाटर लेवल्स हैं वो मेंटेन होने चाहिए, ताकि समर में इसका पूरे जोर से उपयोग होता हुआ नज़र पड़ सके। और अगर हम मर्चेंट पावर की बात करें, जो पिछले 2-3 महीने से ट्रेंड थोड़ा वीक था, वहाँ भी हम अब पिकअप देख रहे हैं। इनफैक्ट आईईएक्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी फरवरी महीने के लिए काफ़ी अच्छा था। इनफैक्ट हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ वहाँ देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम देखें तो पावर डिमांड आपको समर की पीक सीजन में बढ़ती हुई नज़र पड़ेगी। इनफैक्ट अगर हम मर्चेंट पावर प्लांट्स की बात करें, जैसे कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी पावर,
तो कहीं ना कहीं पिछले समर सीजन का बेनिफिट इनको अर्निंग्स में मिला था और शायद इस बार भी उस तरीके का रिपीट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम पावर इंडेक्स की बात करें तो 8 से 9% की तेज़ी हमने इसी महीने में देखी है। अगर हम JSW एनर्जी, टोरेंट पावर, अदानी पावर की बात करें तो ये सारे शेयर्स 9 से 10% ऊपर है पिछले एक महीने में। और अगर हम पावर ग्रिड और NTPC जैसे सरकारी कंपनीज की भी बात करें तो यहाँ भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिले हैं। JM फाइनेंस की बात करें तो इनका पावर सेक्टर पे एक पॉजिटिव व्यू है। इनको लगता है FY 26 में यानी अगले वित्त वर्ष में 6.5% से पावर डिमांड ग्रो होनी चाहिए और इसमें प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां, लिस्टेड एंटिटीज़ को बेनिफिट होनी चाहिए। अगर हम JSW एनर्जी की बात करें तो इनका 650 का टारगेट है, NTPC में लगभग 360 रुपये के आसपास का टारगेट है और टाटा पावर और टोरेंट पावर ये दोनों स्टॉक्स पे भी उनकी खरीदारी की एडवाइस है। ICICI सिक्योरिटीज़ की जो पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई थी अदानी पावर की, उस पे शेयर ने एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया था। उनका करीब 600 रुपये का टारगेट है क्योंकि 12 के PE पे स्टॉक अवेलेबल है 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे। और अगर हम पावर ग्रिड की बात करें तो यहाँ एंटी की कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई जहाँ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 350 से ज़्यादा के टारगेट्स के लिए और इनको लगता है कि आगे जाके 7 से 8% इनका प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए। और अगर हम पावर ग्रिड की बात करें तो प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो हिस्टोरिक लेवल से थोड़ा नीचे चला गया है, जिसके कारण यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक वो काउंटर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो पावर सेक्टर में आज अच्छा खासा पार देखने को मिल रहा है। शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। सरकार अग्रसर है काफ़ी इस पूरे सेक्टर को लेकर और आज अगर आप वायदा के टॉप गेनर्स देखें तो JSW एनर्जी, सोलर इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड, तमाम आपको वो पावर स्टॉक्स दिखेंगे जिसमें हलचल, इनफैक्ट तेज़ी देखने को मिल रही है। कैश में भी देखिए पावर ग्रिड सबसे ऊपर अच्छी खासी तेज़ी के साथ। लेकिन शरद जी, इस पावर सेक्टर में आपने कोई स्टॉक्स पे बेट लगाया है क्या? कैसा लग रहा है आपको ये सेक्टर फिलहाल? और देखिए जनरली तो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली बढ़िया ही रहना चाहिए। जिस तरीके से इंडिया की ट्रैजेक्टरी है, पावर डिमांड काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। ग्लोबली जैसे जैसे डेटा सेंटर्स का यूजेज है वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है पावर के लिए, तो मुझे लगता है स्पेस में डिमांड एज सच स्ट्रांग ही रहनी चाहिए। और हम ये उम्मीद करें कि आने वाले समय में कैपेक्स वगैरह की ग्रोथ भी काफी स्ट्रांग रहेगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्ट्रांग रहेगी, कंजम्पशन स्ट्रांग रहेगी, तो ये सब मिला के पावर को स्ट्रांग डिमांड मिलनी चाहिए। प्लस ऑब्वियसली समर और ग्लोबल वार्मिंग एक कंटिन्यूअस थीम है। हमें लगता है CSC इन वैल्यूएशंस पे एक अट्रैक्टिव बेट हो सकती है यहाँ से 30-40 रुपए के अपसाइड के लिए। और मुझे लगता है जैसा अभी यतिन भी बोल रहे थे कि अडानी पावर 15-16 के फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे अवेलेबल है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टरी स्ट्रांग है, तो ये दो स्टॉक्स मुझे लगता है फेवरेबली प्लेस्ड हैं। NTPC भी बहुत महंगा नहीं है, 14-13 के मल्टीपल पे ही अवेलेबल है। बट मुझे लगता है हिस्टोरिकली जो प्राइस टू बुक NTPC को मिलता है कोई ऐसे एबनॉर्मल ग्रोथ ट्रिगर्स नहीं है अगले साल 2 साल में। लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली उनकी भी ट्रैजेक्टरी काफी स्ट्रांग है। तो ये 2-3 चीजें और बाकी मुझे लगता है कि रिन्यूएबल पावर में बहुत सारे स्टॉक्स काफी नीचे आ गए हैं, वहां पे आप थोड़ी शॉपिंग कर सकते हैं। वो स्पेस भी मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिव हो गई है। ठीक है, तो ये तमाम स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन चार्ट चेक लेते हैं। JSW एनर्जी देखिए 659 के टारगेट के साथ JM फाइनेंशियल ने इस पर रिपोर्ट जारी किया और पावर ग्रिड भी इनके लिस्ट में है। बताइए राजेश सातपुते जी, आप JSW एनर्जी या फिर पावर ग्रिड, कौन सा चार्ट आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है, किस पर बेट लगेगी? आई थिंक बोथ आर इक्वली लुकिंग गुड, क्योंकि अगर सुबह की मैंने बात की तो मैंने पावर ग्रिड दिया था मॉर्निंग में, जिसका टारगेट करीबन 282 से लेके 286 है, तो अभी भी मुझे लगता है पावर ग्रिड चलेगा। और जो मानस जी ने दिया है JSW एनर्जी, आई थिंक यस, इसका भी प्लेसमेंट अच्छा है। इट इज होल्डिंग वेल अबाउट 10-20 डे में 510 के आसपास है। मुझे लगता है कि इसका पहला रेजिस्टेंस आएगा करीबन 520 के आसपास। तो 520 का एक स्विंग अभी इसमें बाकी है। 520 अगर निकले तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे कम से कम 25-30 रुपए और जुड़ेंगे। लेकिन अगर मोमेंटम प्ले करना है देन पावर ग्रिड थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अपने एवरेजेस से थोड़ा नीचे है, तो यहाँ पे जगह बन रही है। पावर ग्रिड पे मैं पहला बेट करूंगा, उसके बाद JSW के बाद। इस बीच आप बाजार लेके आइए। निफ्टी ने सुबह का मेरे ख्याल से 497 का लो वायलेट कर दिया। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। अभी अभी का जो 450 का जोन था, अब हम कोलैप्स करके डे पे आ गए हैं। रिलायंस थोड़ा सा प्रेशर में आया है और एक आध जरा निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए, उस पर 2 कॉल ले लूँ यहाँ पे, क्योंकि हम स्लिप कर रहे हैं। मॉर्निंग लो तोड़ा है और वजन है उसमें, याद रखिएगा वही पुट राइटर्स का सबसे बड़ा था जोन। लुक एट L&T, रिलायंस, इंडसइंड बैंक, ONGC। अनुज, पहली जो लक्ष्मण रेखा था हमारी नीचे की तरफ अनुज, वो तो 20 डेमा के प्रेशर ने खिसका दी, इसमें कोई राय नहीं है ना। और वीरो देखिए, आप जो बोल रहे थे ना, मैं इसीलिए थोड़ा सा नर्वस था बैंक निफ्टी को लेकर कि अब बैंक निफ्टी लीड कर रहा है डिक्लाइन को। ये देखिए किस तरीके से बैंक निफ्टी गिरा।
किस तरीके से एक वर्टिकल स्लाइड है, ये एकदम से आई है ये स्लाइड वर्टिकल, और आई थिंक एक टिक के अंदर बैंक निफ्टी में मेरे ख्याल से कम 250 पॉइंट गए होंगे, 200 से 250 पॉइंट एक सिंगल टिक में। और दिक्कत वही है कि किसी भी मूव को ना आप स्ट्रेंथ समझ नहीं सकते। वो 20 डेमा, कई लोग पूछते हैं कि ऐसी क्या 20 डेमा की इंपॉर्टेंस होती है। ये होती है इंपॉर्टेंस किसी भी ट्रेंड में। ये डाउन साइड पे भी काम करता है, मतलब अगर रैली चल रही होती तो क्यों बार बार वो 20 डेमा से ही बाउंस आता है, क्योंकि ये वेल डॉक्यूमेंटेड है मार्केट में। और ये देखिए, अब खैर मैं एक चीज़ कहूँगा, 22,400 क्रूशल है। अब मार्केट एक कुछ हद तक एक बार यूएस फ्यूचर्स देख लेते हैं वापस क्या कर रहे हैं, क्योंकि यूरोपियन मार्केट भी काफ़ी डाउन है। अच्छा, एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट की बात ये भी कि डॉलर इंडेक्स पे लगातार कई दिनों तक गिरने के बाद आज वापस ऊपर आया। अब 104 को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है डॉलर इंडेक्स, और डॉलर रुपए में भी वापस वीकनेस आई है। आई थिंक ये पिछले कुछ दिनों में जो हमारी रैली आई थी उसमें एक डॉलर रुपये की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। डॉलर इंडेक्स गिर रहा था, रुपी डॉलर स्टेबलाइज हुआ था। आई थिंक वो थोड़ा सा आज वापस उस दूसरी डायरेक्शन में गया है। तो ये थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर वापस लौट के आया था कि वीरू इस समय ना, ये देखिए 380 पॉइंट डाउ फ्यूचर डाउन है, नैस्डैक फ्यूचर 250 पॉइंट डाउन है। इस समय फ्रैंकली सब अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं, और कोई ना कोई तीर सही जगह पे जाके लगेगा। लेकिन दिक्कत मार्केट की ये है कि अभी तक ये कहना एक कंफर्मेशन के साथ कि नहीं सब कुछ ख़त्म ही हो गया यहाँ पर और अब मार्केट ऊपर चलने लगा, थोड़ा सा अभी भी जल्दबाजी है। लेकिन अभी के लिए आप एक चीज़ जो कंफर्मेशन के साथ आज की ट्रेड के बाद कह सकते हैं कि 20 डेमा पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उसको निकालने के लिए मार्केट को ट्रिगर चाहिए। उससे ज़्यादा आज की ट्रेड का इन्फ्लुएंस नहीं है। हाँ सॉरी, हाँ मैं अगर श्रेया से पूछते, श्रेया कभी 20 डेमा के बारे में सोचा है आपने? अनुज और मैं बहुत बात करते हैं, है ना? इसको समझना हो ना तो एक सीरीज है कोटा फैक्ट्री, देखिएगा सीजन 1, उसको देखिएगा फिर आपको समझ में आएगा कहीं कहीं पर 20 डेमा का जिक्र है। ठीक है, कोटा फैक्ट्री उसके बाद बात कोटा फैक्ट्री, हाँ कोटा फैक्ट्री सीजन काफी पॉपुलर है। उसमें एक लाइन है, हाँ उसमें एक लाइन है, वहीं आपको समझ में आ जाएगा। वो बहुत सामान्य लाइन है लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि 20 डेमा का सिग्निफिकेंस क्या होता है। सुबह से अनुज और मैं जो बात कर रहे हैं उसको लेकर, बट इस वक्त है जिन लोगों ने नहीं देखी कोटा फैक्ट्री, वो उसका सिग्निफिकेंस बता देते हैं वीरू कि कोटा की सिग्निफिकेंस क्या है ना? हाँ ये बताइए, मैं 20 डेमा की सोच रहा था, आप सिग्निफिकेंस बता रहे हैं, कोटा की बता दीजिए। आप एक काम कीजिए, कोटा की सिग्निफिकेंस वीरू क्या है। कोटा अगर बहुत लोग जानते हैं, राजस्थान में एक छोटा सा शहर है, और अगर आप कभी भी राजधानी ले मुंबई से दिल्ली की तो उसमें रास्ते में वो कोटा भी आता है। अब कोटा आईआईटी जो एग्ज़ाम होता है, आईआईटी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, उस पर जो सक्सेस रेशो होती है वो उसकी एक फैक्ट्री बन गई है। वहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट्स खुले जिन्होंने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ सिखाई कि आईआईटी का जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट क्लियर कैसे करना है। तो वहाँ पे वो एक तरीके से वो फैक्ट्री बन गई बेसिकली, तो इस वजह से वो नाम आया उसका। मैं तो 5-6 महीने रही हूँ सर कोटा में, तो आई हैव टोटली सीन द केओस देयर। हाँ पर ऐसे शहरों में मज़ा बहुत आता है श्रेय, आप यकीन मानिए। एक ज़माने में नोएडा भी वही था, नोएडा आईटी हब से शुरू हुआ था, है ना? क्या, चलिए अब लौट के बाजार पे आते हैं। 100 पॉइंट डाउन हो गया निफ्टी। अब निफ्टी एज ए डे लो, और कुछ स्टॉक्स जो अब अपना लो तोड़ रहे हैं लास्ट वीक का, उसमें बीएससी हो गया, डिक्सन हो गया, और अब लेके आइए स्क्रीन पे एमसीएक्स। मानस कोई शॉर्ट ट्रेड की पॉसिबिलिटी है क्या यहाँ पे, या फिर कोई एट द मनी पुट? जिस प्रकार का कोलैप्स इस स्टॉक में आ रहा है, एक्सचेंजेस में जो कोलैप्स है इस वक्त। बिल्कुल, देखिए ये फ्रेश ब्रेकडाउन है 4-5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। तो आई थिंक यहाँ से भी करीब 100 से 125 रुपए की मंदी देखने को मिल सकती है। आई थिंक 4500 वाला जो पुट ऑप्शन एमसीएक्स का है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 163 रुपए 163 के प्राइस चल रहे हैं, इस पे आपको 99 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलनी है, और 275 के टारगेट सेट करने हैं। ठीक है, चलिए अब विषय को थोड़ा चेंज करते हैं और बात करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के ऑटो सेक्टर पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी दी है, लेकिन नोमुरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर टैरिफ लगने का ऑटो सेक्टर पर ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। नोमुरा की क्या है रिपोर्ट, ये बताने के लिए मिताली जुड़ी हुई है। बताइए मिताली, क्या है रिपोर्ट?
तो यूएस इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है कि इंपोर्टेड कार्स पर जो हैवी ड्यूटी है या तो उसे कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए। तो नोमरा ने इसके इम्पैक्ट पर एक रिपोर्ट निकाली है। तो फिलहाल इंडिया जो है फुली इंपोर्टेड कार्स पर 110% तक का टैरिफ लगाता है, जिसमें 70% बेसिक ड्यूटी शामिल है और 40% का सेस लगता है। वही टू व्हीलर्स की बात करें तो 70% ड्यूटी वहाँ लगती है और ऑटो पार्ट्स जो है वहाँ पे 15% ड्यूटी इंडिया लगाता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री हम यूएस की बात करें तो यूएस सिर्फ 2.5% ड्यूटी कार्स पर लगाता है और 2.4% टू व्हीलर्स पर लगाता है। अगर हम ट्रेड डेटा की बात करें तो इंडिया और यूएस के बीच जो कार ट्रेड है वो वॉल्यूम्स काफ़ी कम है। 2023 में यूएस ने ट्रेड सरप्लस जो किया था वो मात्र $25 मिलियन का ही किया था। लेकिन मोटरसाइकिल्स में ये सीन थोड़ा उल्टा है। मोटरसाइकिल्स में इंडिया ने $58 मिलियन का ट्रेड सरप्लस किया था, जो कि ओवरऑल उनके एक्सपोर्ट्स का काफ़ी कम नज़र आता है। अब अगर इंडिया की ऑटो कॉम्पोनेंट सेक्टर की मैं बात करूँ तो ये दुनिया में काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन फिर भी यूएस को सिर्फ हम $2 बिलियन के ऑटो पार्ट्स ही एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि उनके टोटल इंपोर्ट्स का केवल 2% ही है। यानी कि चाइना, मैक्सिको और कनाडा से जितना वो इंपोर्ट करते हैं उससे हम काफ़ी पीछे, सिग्निफिकेंटली लो यहाँ पे उनको एक्सपोर्ट करते हैं। यूएस की अगर बात करें तो यूएस सिर्फ 40 करोड़ डॉलर्स का पार्ट्स ही इंडिया में बेचता है। तो इंडिया में लेबर कॉस्ट भी काफ़ी कम है, इसके कारण इंडियन मार्केट्स काफ़ी कॉम्पिटिटिव नज़र आते हैं। और अगर इंडिया यहाँ पे टैरिफ्स कम करता है तो प्रीमियम पैसेंजर व्हीकल्स और मोटरसाइकिल्स का जो मार्केट है वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन बढ़ सकता है। लेकिन मास लेवल पे बात करें तो इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेबर कॉस्ट की जैसे मैं बात कर रही तो यूएस में जो लेबर कॉस्ट है वो $15 प्रति घंटा है, लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो मात्र $1.5 प्रति घंटा की लेबर कॉस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सकती है। तो नोमरा की रिपोर्ट में उन्होंने संवर्धन, मदरसन, सुमी जो है वो सप्लायर को यहाँ पे फायदा मिलता हुआ नजर आ सकता है, ऐसा मेंशन किया है। और इंडिया की जो लेबर कॉस्ट है टोटल सेल्स का सिर्फ 11% ही होता है, लेकिन यूएस की बात करें तो उनकी टोटल सेल्स का 24% लेबर कॉस्ट आता है। तो यानी कि प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में काफ़ी सस्ता है। साथ ही नोमरा ने टायर इंडस्ट्री पे भी एडवांटेज की यहाँ पे बताया था कि इंडिया के जो 2023 के आंकड़े हैं ये बताते हैं कि 4000 करोड़ का टायर इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था। यूएस भारतीय टायर्स पर सिर्फ 3 से 4% ही टैरिफ्स लगाता है। यानी कि टायर्स जैसे कि अपोलो टायर्स जो बनाती है वहाँ पे इनको डिमांड बढ़ने से फ़ायदा नज़र आ सकता है। तो ओवरऑल रिपोर्ट का यही मानना था कि अगर टैरिफ्स लग भी जाता है तो मास लेवल पे इंडिया पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्री यहाँ पे हमें फ़ायदा होता नज़र आ सकता है। चलिए मिताली, बहुत बहुत शुक्रिया। मीनवाइल राजेश पालवे जोड़े हैं इस समय शो में, उनसे बात करते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। मेटल शेयरों पर कोई व्यू है क्या आपका? उसके बाद आपकी खुद की स्टॉक पिक। गुड आफ्टरनून रवि जी। तो देखिए, मेटल स्टॉक्स में भी अगर हम देखें तो आज वापस से बिकवाली देखने को मिली और सारे ही मेटल स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। हालांकि देखें तो पूरे मार्केट में ही एक पिछले 15-20 मिनट में एक शार्प करेक्शन बना है, लेकिन मेटल में हमें लगता है कि यहाँ से जिस तरीके की बिकवाली बनी फर्दर और डाउनसाइड यहाँ पे बढ़ते हुए दिख सकती है। हमें लगता है यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर जो कि ऑलमोस्ट अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन 920 के आसपास ही अटकते हुए दिखा है और आज इंट्राडे बेसिस पे जिस तरीके से स्टॉक ने अब 915 के लेवल को तोड़ा है, तो हमें लगता है अगर ये 915 के नीचे रहता है तो थोड़ा डाउनसाइड एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 890 885 की तरफ। वहीं वेदांता में भी हमें लगता है कि ये भी ऑलमोस्ट अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे अगर अब ये 442 के नीचे रहेगा तो इसमें भी हमें लगता है कि थोड़ी गिरावट 430 428 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है। अभी जो पिक यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा वो शॉर्ट साइड की और उसमें डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे हमें वीक लग रहा है। स्टॉक में जो अपमूव बना था वो ऑलमोस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास अरेस्ट होता हुआ दिखा और वहीं से स्टॉक में एक दबाव वापस से आते हुए दिख रहा है और ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस स्विंग लो की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है डॉक्टर रेड्डी का स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक है और हमें लगता है कि ये स्टॉक में लोअर साइड के टारगेट 1100 से लेके 1090 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डी फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1138 के आसपास। ओके, मेटल्स इंडेक्स इनफैक्ट अब कोलैप्स कर रहा है। ये सुबह काफ़ी तेज़ था लेकिन अब डे लो पर आ गया और अपने हाई से 2% फिसल चुका है ये इंडेक्स और एकदम डे लो पर करीब 2-3% नीचे। मार्केट भी डे लो के काफ़ी करीब, यूएस फ्यूचर से काफ़ी प्रेशर आ रहा है, लेकिन आई थिंक असली प्रेशर की वजह बन रही है डॉलर इंडेक्स की मजबूती और जिस तरीके से वापस डॉलर रुपए में वीकनेस आई है।
श्रेया, इसमें एक और चीज़ हो सकती है। आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट को ये भी डर लग रहा है कि आज जिस तरीके से डॉलर रुपये बिहेव कर रहा है, 3-4 दिन से हमारी ये थ्योरी रही है कि एफआई की सेलिंग कम हुई है, एफआई की सेलिंग कम हुई है। आज अगर एफआई का सेल का बड़ा नंबर आ गया तो वो दिक्कत वाला मामला बन सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको 1-2 चार्ट दिखाता हूँ इंट्राडे में, जहाँ पे कुछ मूव्स आए हैं, आप लेकर आइए ज़रा एक बार इंट्राडे में मूव चार्ट बैंक निफ्टी का, और इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का इंट्राडे का चार्ट। अरे ये 2 चार्ट देखिए आप ज़रा। एक बैंक निफ्टी जो मैं बात की थी, ये जिस तरीके से गिरा, एकदम क्लिफ से गिरता है जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक, ये किसी छोटे मोटे ट्रेडर का काम नहीं है, ये किसी लार्ज इंस्टीट्यूशन का काम है। तो इस तरीके से जब इस तरीके के बड़े स्टॉक्स गिरते हैं तो वो एक क्लियरली वापस आपको फियर देते हैं। प्लस जैसा मैंने कहा, जिस तरीके से डॉलर रुपये ने बिहेव किया है, अगर ये वापस 5-6 हज़ार करोड़ की एफआई सेलिंग शुरू हो गई तो फिर दिक्कत आ जाएगी मार्केट के लिए। तो ये, और फिर इस साइड बाय साइड अगर 20 डेमा के साथ एग्जैक्टली वापस समीकरण बैठा तो ये फिर वापस लोगों को रिस्क लगेगा कि पुरानी वाली स्टोरी वापस स्टार्ट होगी। तो इसके लिए 20 डेमा पे बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, जब स्पेशली जब मार्केट में एक काउंटर ट्रेंड मूव चल रहा होता है। बिल्कुल क्रूशियल लेवल पे मार्केट नज़र रहेगी। हालांकि एफआईज की ओर से क्या एक्शन आता दिखेगा आज के सत्र में, उस पर खासी नज़र रहेगी। कुछ और स्टॉक्स पे बात करते हैं जो डे लो के आसपास कारोबार करे, जिस तरीके से मार्केट गिरा है। अपोलो हॉस्पिटल देखिए डे लो के आसपास, श्रीराम फाइनेंस, बजाज ऑटो की भी हम बात कर रहे थे। इनफैक्ट पूरे ऑटो सेक्टर पे थोड़ी देर पहले बात की जा रही थी। यहाँ पे देखिए आयशर मोटर्स भी डे लो के आसपास आता हुआ। एफएमसीजी हालांकि शुरुआत में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अभी भी देखिए जिस तरीके से गिरावट आई है, आधे फीसदी के करीब ये तेज़ होकर ही कारोबार कर रहा है। लेकिन एक स्टॉक निकालिए ब्रिटानिया में गिरावट देखने को मिल रही है तेज़ी के बावजूद। एफएमसीजी तेज़ी के बावजूद डे लो के आसपास कारोबार करता हुआ। वापस से ब्रिटानिया कैसा लग रहा है ये स्टॉक? एफएमसीजी स्टॉक तेज़ी में, लेकिन ब्रिटानिया पर दबाव देखने को मिल रहा है। लगता है अभी सेलिंग अब शुरू हुई है, लगता है क्योंकि मोर ऑफ एन एग्जॉशन नजर आता है ब्रिटानिया। और 4800 का स्टॉप लगा चले, अपडेट करें 4729। पॉसिबल है कि 4620 4600 ये एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है ब्रिटानिया। ओके, ब्रिटानिया कोलैप्स हो रहा है 4721। एक बार प्लीज ओआई भी रखिएगा इस पे। मीनवाइल निफ्टी आईटी लेके आई है 37,621 डे लो पे आके ट्रेड करता हुआ, और ये भी कल का लो ब्रीच कर चुका है। यहाँ पेन है। मैंने कुछ देर पहले ट्रेंड की बात करी, उसके बाद मैंने एमसीएक्स की बात करी। मैं कुछ काउंटर्स और रखूंगा आपकी स्क्रीन पे जो कि एक बहुत ही खराब ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार रखिएगा आप नौकरी। और शिल्पा जी, ये ट्रेडर्स को बड़े स्विंग देने में सक्षम है, और प्लीज़ नौकरी की एट द मनी पुट या फिर स्लाइटली आउट ऑफ मनी पुट 6500 की रखिएगा। आप देखिए ये टिपिकल आई थिंक हेड एंड शोल्डर जिसकी फॉर्मेशन सितंबर 2024 से परसिस्ट करती है। आपके पास 200 डेमा का वॉल्यूशन है और आपके पास 50 डेमा का वॉल्यूशन है। अब ग्रिप करनी चाहिए कि पुट, क्योंकि अब इसने लास्ट वीक का लो तोड़ दिया है। आपका टेक इन्फो एच पे शिल्पा जी। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, मार्केट भी मुझे लगता है यहाँ से वापस एक बार 21,800 की तरफ अप्रोच ले रहा है, तो इसमें अभी सेल काउंटर्स पे ध्यान देना चाहिए। इन्फो एज एक बहुत ही वीक स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रहा है, जहाँ पे मुझे लगता है 6200 से लेके 6100 के लेवल्स आने चाहिए। तो अगर आप 6500 का पुट जो रफली 162 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा डीप 70 का रखिए, लेकिन अगर ये व्यू सही जाता है तो आपको 500 से 600 पॉइंट का डाउन साइड मिल सकता है बहुत जल्दी। तो ये प्रीमियम आपको मूव करते मिलेगा मोर देन 300 से लेके 350, मे बी 400 भी। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड पुट रेशियो है यहाँ पे। जी हाँ, देखिए कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको स्क्रीन पर रखे गए हैं, जैसे इन्फो है जो गया, एमसीएक्स हो गया। एमसीएक्स का तो वो ट्रेड ग्रिप में भी आ गया हो, और मैं अपनी स्क्रीन पे जहाँ पर इस वक्त एक रन चल रहा है ना, एक चेज चल रहा है ऑप्शंस को, मैं सिर्फ वही रख रहा हूँ स्क्रीन पे। एक बार अमित जी, अब आप देखिएगा बजाज ऑटो में एक कंप्लीट आई थिंक कोलैप्स है। एक हल्की सी ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई थी शुक्रवार के सेशन में, बट आपको लगता है वो फियर ऑफ आई थिंक ब्रीच ऑफ आई थिंक 4 मार्च के लो का वॉल्यूशन पॉसिबल लग रहा है। और इसमें एक और बड़ी बात है अमित जी कि यहाँ पर अक्टूबर 2023 में 1081 से लेकर 7200 तक का कोई चार्ट्स पे कंसोलिडेशन का जोन है ही नहीं। आप सपोर्ट कहाँ जाके ढूंढेंगे? आपका व्यू क्या है? थोड़ा सिक्योर करना चाहिए आपको बजाज ऑटो में किसी पुट ऑप्शंस के थ्रू?
जी काफी वीक चार्ट है वीरेन जी। इनफैक्ट जो इस बार का पुल बैक आया, आप नोटिस कर रहे होंगे चार्ट में कि वो 10 डेमा तक भी नहीं जाने सका, और उससे पहले ही आज हम एक करेक्शन देख रहे हैं। जस्ट लाइक टाटा मोटर्स, वो चार्ट भी काफी वीक था, एवरीडे लो 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 राइज बन रहे हैं, और सिमिलर थिंग अब हम यहाँ पे देख रहे हैं। जब ये चार्ट ने लगभग 8300 के लेवल तोड़े थे वीकली चार्ट्स में, वहीं पे एक ब्रेकडाउन आ गया था, और कोई सीरियस सपोर्ट नीचे में नहीं है। बट विल टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। अभी 7350 का इसका प्राइस है, तो स्टॉप लॉस लगभग हम रखेंगे 7500 का, और हमारे टारगेट्स रहेंगे 7100 एंड 7000 के। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चार का चौका की। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा जी से, उसके बाद चलेंगे हम राजेश पालवे जी के पास एफएन सुपरस्टार के लिए, मानस जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और शरद अवस्थी जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। तो शिल्पा जी, आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन के साथ। जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन अनुज जी HDFC AMC पे रहेगा। यहाँ पे मुझे लगता है लेवल्स ऑफ 3500 आ रहे हैं, तो 3700 का पुट जो रफली अभी 78 रुपीस में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 60 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 105 का रहेगा। ये भी सही जाता है तो आपको 130 से लेके 155 के भी नेक्स्ट टारगेट्स आते रहेंगे। ये हो गया आपका ऑप्शन ट्रेड HDFC AMC की 3700 की पुट, और मैं ट्रेड देखकर ये सेंस कर पा रहा हूँ पूरे बाजार में कि बिग टिकट साइजेस स्टॉक्स में गजब की सेलिंग है, इस पर गजब की सेलिंग। खैर, अगला ट्रेड पिक करते हैं राजेश सतपुते जी से, आज का एफएन सुपरस्टार। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? पालिया जी। वीरेन जी, शॉर्ट साइड ट्रेड है, और बजाज ऑटो फ्यूचर शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। एक वीक स्ट्रक्चर है, और स्टॉक में देखें तो सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है। स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो को भी अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है यहाँ पे फर्दर और गिरावट बढ़ते हुए दिख सकती है। डाउन साइड के टारगेट हमें लगता है इसमें 70 to 80, 70 to 50 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो बजाज ऑटो फ्यूचर शॉर्ट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 74.50। बजाज ऑटो फ्यूचर्स शॉर्ट करने के राइट डे लो के आसपास कारोबार करता हुआ काफ़ी वीक काउंटर। मानस जी के पास चलते हैं चार्ट का चमत्कार के लिए। मानस जी, बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। तो देखिए, चार्ट के चमत्कार में एक सल रिकमेंडेशन है, लोधा में बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ आज स्टॉक ने अपने प्रीवियस लो को, रीसेंट लो को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर बिकवाली बढ़ सकती है। तो लोधा के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 1080 के प्राइस चल रहे हैं, इसमें आपको स्टॉप लॉस 1101 का लगाना है। 1101 के स्टॉप लॉस से लोधा के फ्यूचर में बिकवाली करेंगे, और टारगेट सेट करेंगे 1040 के। 1080 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 38 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है 1080 का पुट ऑप्शन। उसमें आपको 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है, और इस ऑप्शन में 60 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। ओके, आप चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए शरद जी के पास। शरद जी, बताइए आपकी पिक। जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा गोदरेज एग्रोवेट। गोदरेज ग्रुप की कंपनी है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, लगभग 14% वेजिटेबल ऑयल से, 13% क्रॉप प्रोटेक्शन से, डेयरी से 17%, एनिमल फीड से 47% रेवेन्यू आता है। एस्टेक में भी कंपनी की मेजर होल्डिंग है। हमारा ये मानना है कि अभी तक एस्टेक के बिजनेस से थोड़ा सेटबैक रहा है गोदरेज एग्रोवेट के कंसोलिडेटेड नंबर्स को। आने वाले समय में चूंकि हम एस्टेक के नंबर्स पे बहुत बुलिश हैं, तो उसका रब ऑफ इफेक्ट यहाँ भी आना चाहिए। 9-10% के आसपास की मार्जिन कंपनी आसानी से रिपोर्ट कर देगी। और डेयरी बिजनेस में भी वैल्यू एडिशन पे जर्सी के थ्रू उन्होंने फोकस किया है, जिसका फायदा आने वाले समय में और ज्यादा नंबर्स पे दिखना चाहिए। एनिमल फीड्स बिजनेस में 1000 MT के आसपास का शायद वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसका भी फायदा होना चाहिए। बांग्लादेश वाले बिजनेस जेवी में थोड़ा सा सेटबैक लगा है, बट कुछ मटेरियल नहीं है, और मुझे लगता है जैसे जैसे वहां भी नॉर्मलाइज हो रही है सिचुएशन, तो वो भी फायदा होना चाहिए। प्लस चूंकि फूड इन्फ्लेशन नीचे रहेगा, तो एनिमल फीड बिजनेसेस में मार्जिन प्रेशर नहीं रहना चाहिए। बट प्राइमरी ट्रिगर डेयरी बिजनेस में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसकी वजह से, और एस्टेक के इम्प्रूवमेंट की वजह से आने वाले समय में दिखनी चाहिए। 9-10% की कंसोलिडेटेड मार्जिन लेवल कंपनी भी गाइड कर रही है, तो हमें लगता है अगले साल कंपनी 30 रुपए के आसपास की अर्निंग्स रिपोर्ट कर देगी। 30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होगा, तो 900 रुपए के टारगेट के हिसाब से गोदरेज एग्रोवेट। ये हो गए ट्रेड्स 4 आपकी स्क्रीन पर, और मैं एक बार फिर से सम अप कर देता हूँ। जो हमने 4 ट्रेड्स लिए, शुरुआत हुई थी सस्ता ऑप्शन से, शिल्पा जी ने पिक की थी यहाँ पर HDFC AMC की पुट 3700 की, लक्ष्य 105-130 का, 60 का स्टॉप लॉस।
राजेश पालवी जी ने पिक किया फिर सुपरस्टार, उनका ट्रेड था सेल कॉल ऑन बजाज ऑटो, जैसे कि कुछ देर पहले डिस्कस भी किया था। 72.80, 72.50 का लक्ष्य, 74.50 का स्टॉप लॉस। मानस जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार, उनका ट्रेड रहा आज मैक्रोटेक डेवलपर्स में सेल कॉल, 1040 का लक्ष्य यहाँ पर, 1101 का स्टॉप लॉस। और शरद जी ने पिक किया अभी याद रखिएगा, ये एक फंडामेंटल बाय कॉल है 750 का। मीनवाइल निफ्टी एज ए डे लो, क्या बेहतरीन अगर आप देखें तो इस वक्त मतलब कोलैप्स हुआ जो 20 डे से वो अपना रंग लेके आ रहा है, और हम डे लो पर, और अगर आप पैमाइश करें डे हाई से, तो ये 250 अंकों की गिरावट है। इंट्राडे में आपको स्क्रीन पे भले ही अगर आप देखें लेवल्स दिखाई दे रहे हो, हम 117 अंक नीचे हैं, 250 पॉइंट की गिरावट है। बीएससी और उसके बाद आप लेके आइए एचडीएफसी, एमसी, सब में बड़ा कोलैप्स है। शिल्पा जी एक स्टॉक का मार्क करूंगा, उसके बाद चलते हैं। अनुज, कोलैप्स हुआ, आई मीन स्क्रीन पे ही 22,500 का पुट राइटर वो भी चला गया, और इवन अनुज अब मेरे ख्याल से 22,400 वो भी खिसक रहा है ना, वो पुट राइटर भी। डॉक्टर साहब स्क्रीन पे पुट रखिएगा, है ना? नहीं 22,400 मुझे लग रहा है। देखिए बीरू, ऐसा है कि अगर तो ये एक फ्रेश ब्रेकडाउन की शुरुआत है तो फिर तो 22,400 भी नहीं बचेगा, फिर तो आप वो 22,100, 150 बचा लें तब भी गनीमत है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको थोड़ा टाइम देते हैं, और इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि एक मार्केट ने स्विंग पूरी की है, मार्केट ने एक स्विंग पूरी की, अपना 20 डे पे आया, 22,650 पे आया। आज सुबह हमने इसीलिए, आपको याद होगा, आई थिंक करीब 10 बजे हमने एक व्यू लिया था कि यहाँ पर आप चाहें तो आप थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ले, अगर आपने स्पेशली इस लॉन्ग में अच्छा पार्टिसिपेट किया है तो, क्योंकि साइन देख रहे थे वहाँ पर। अब फ्रेश शॉर्टिंग करनी है नहीं करनी है, आई थिंक इसमें मुझे लग रहा है अभी भी आपको एक दिन और देना चाहिए। इंटरडे में आपने शॉर्ट करके पैसा बना लिया, अलग बात है, लेकिन कैरी करना है नहीं, मुझे लग रहा है एक दिन और देना होगा इसको। आज यूएस मार्केट देख लेते हैं कैसे बिहेव करेगा, कल हमारी मार्केट में फॉलो थ्रू आ रहा है या नहीं, 22,400 के नीचे हम सेटल हो रहे हैं या नहीं। अगर हम 22,400 के नीचे सेटल हो गए ना, तो फिर वो इंडिकेशन देगा कि फिर आप वापस रिसेंट लो को हिट करने की तैयारी कर रहे हैं। इन दैट केस मे बी वीरू वापस एक शॉर्ट ट्रेड ओपन होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक दिन दे के देखते हैं इसको। सिर्फ पहले दिन की गिरावट से एक व्यू नहीं बनाते हैं कि अब वापस हम रिसेंट लो की तरफ जा रहे हैं। तो आपने सुना यहाँ पे एडिटर स्टेक में अभी एज ऑफ नाउ थोड़ा सा इस फॉल को थोड़ा टाइम देंगे आप, बट एक चीज़ है, आई मीन ठीक है 22,400, बट आज अनुज बिग टिकट साइज स्टॉक्स में जो रिसेंट लोज वायलेट हो रहे हैं ना, उनका वो देख के थोड़ा सा आप देखें परेशानी हो रही है। अच्छा, बैंकिंग पे अभी हमने बहुत बात नहीं करी। लुक एट कोटक महिंद्रा बैंक 1921 पे ये डे लो पे आके आता हुआ, डे लो पे बढ़ता हुआ, बट मैं इसको अभी बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा क्योंकि ये अभी भी 10-20 डे वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और कुछ काउंटर्स जो कि कोलैप्स हो रहे हैं उसमें मिड कैप आईटी में KPIT, मैक्रोटेक सेल कॉल है इस कार्यक्रम में आवाज़ के, तो इसको छोड़ते हैं। एंड लुक एट आरती इन केमिकल बास्केट, राजेश सतपुते जी 390 to 90, आपका व्यू आरती इंडस्ट्रीज पे क्या है? ये वो स्टॉक्स हैं जो कि इवन इस पुल बैक में शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज पार नहीं कर पाए 10-20, आपका व्यू यहाँ पर? बिल्कुल आपने सटीक कहा, ये 10-20 भी नहीं क्रॉस कर पाया, तो यहाँ से डेफिनेटली रिवर्सल होगा। कहाँ तक जाएगा? तो मुझे लगता है इसका इमीडिएट टारगेट जो है वो करीबन 380 to 370 का होगा। तो सेल साइड का ही ट्रेड बनेगा, सेल करना है बिलो 395, स्टॉप लॉस विल बी 405। एक स्टॉप लॉस के साथ आप सेल साइड की ट्रेड आते हुए आरती इंडस्ट्रीज पर फिलहाल राजेश जी की तरफ से। चलिए अब थोड़ा सा विषय बदलते हैं और नियोजन केमिकल्स के शेयर में आज देखिए 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल दाहेज प्लांट में आग लगने की घटना के बाद मैनेजमेंट ने रेवेन्यू गाइडेंस घटा दिया है, और आज की गिरावट के बाद भी आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस नुवामा को लगता है कि शेयर में मौजूदा भाव से करीब 26% की तेज़ी आ सकती है। पूरी रिपोर्ट लेकर मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल जुड़ी हुई हैं। बताइए कंचन, क्या है रिपोर्ट? जैसे कि आपने मेंशन किया कि जो दाहेज प्लांट पे इनके फायर इंसिडेंट हुआ था, उसके चलते जो इनका वेयर हाउस है और MPP3 स्ट्रक्चर है वो कम्प्लीटली इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया था, जिसके बाद मैनेजमेंट ने फिस्कल ईयर 25-26 का जो रेवेन्यू गाइडेंस है वो घटा के 765 to 800 करोड़ का कर दिया है। ऑपरेशंस पे भी हमें असर आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कंपनी का कहना है कि जो डैमेज कंट्रोल प्लान है वो कहीं ना कहीं इंटैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके चलते कंपनी जो प्रोडक्शन है अपना शिफ्ट कर रही है, पाटन केरू एक्सपेंशन के जो कंपनी का फायर इंसिडेंट का इंपैक्ट है उसको भी कम करने की योजनाएं बनाई जा रही है। देखिए, नुवामा ने इस पे अपनी पहले भी कवरेज की थी, जहां पे उन्होंने अपना टारगेट दिया था 2350 का। इस बार उन्होंने टारगेट जो है थोड़ा सा घटा
बढ़ा दिया है, 2133 का कर दिया है। लेकिन अगर अभी मौजूदा भाव से देखें तो करीब करीब 26 से 30% का पोटेंशियल नवामा को इस काउंटर के अंदर इस टाइम पे भी नजर आ रहा है। रेवेन्यू और पैट के CAGR की बात करी जाए तो फिस्कल ईयर 24-27 में वो 24% और 27% रिस्पेक्टिवली देख रहे हैं। कंपनी का जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक है उसको लेकर नवामा काफी ज्यादा इस टाइम पे ऑप्टिमिस्टिक है। ब्लूली केमिकल और साथ ही साथ नियोजन आयनिक्स जो इस पूरे के पूरे इंसिडेंट से अनअफेक्टेड रहे हैं, उससे रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट जो बैटरी केमिकल्स है उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले 9 से 12 महीने में रिकंस्ट्रक्शन का जो काम है वो भी हमें पूरा होता हुआ दिखाई देगा, जिसके बाद जो कंपनी की ग्रोथ है वो नवामा को इस टाइम पे इंटैक्ट दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो चलिए ये होगी बात नियोजन केमिकल्स की। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार IDBI का शेयर लेकर आइए जरा। अभी टिकर पर आप नीचे देख रहे थे इसका रिएक्शन, वो CNBC आवाज़ का जो इंटरव्यू हुआ दीपम सेक्रेटरी का, उसके बाद से ये देखिए स्टॉक 3 से 4 महीने में IDBI बैंक के विनिवेश से जुड़ी अच्छी खबर आ सकती है, ये कहना है दीपम सचिव अरुणेश चावला का। CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अरुणेश जी ने कहा है कि सरकारी कंपनियों में रिटेल निवेशकों को पैसा ज़रूर लगाना चाहिए। हमारे साथ हैं दीपम के सचिव डॉक्टर अरुणेश चावला सर। सर आपका स्वागत है हमारे शो में। पिछले 5 साल में सरकार लगातार जो लिस्टेड खासतौर सरकारी कंपनियां हैं उन पर ज्यादा फोकस करती रही है, तो अप्रोच में क्या बदलाव आया है, फिर कहें कि अभी किस अप्रोच से आप सरकारी कंपनियों को देख रहे हैं? पब्लिक एंटरप्राइजेज या सरकारी कंपनियों के लिए हम वैल्यू क्रिएशन स्ट्रैटेजी या अप्रोच के तहत काम करते हैं। इसका अर्थ है value creation not just for the promoter, which is government, but value creation for minority shareholders who are ordinary shareholders, जो आम आदमी, जो आम नागरिक या सीनियर सिटीजन अपनी छोटी सी कमाई को इसमें इन्वेस्ट करता है। और आज इन्वेस्टमेंट के बहुत से माध्यम हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, कुछ लोग डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए वैल्यू क्रिएशन। इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने अभी कुछ हफ्ते और बचे हुए हैं और फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, ऐसे में जब बाजार में इस तरह की गिरावट है तो शेयर वैल्यू के टर्म में थोड़ा सा निवेशकों को निराशा हाथ लग रही है, तो डिविडेंड के मोर्चे पर आपको लगता है कि इससे ज्यादा बेहतर डिविडेंड अगले कारोबारी साल में मिलेगा? बिल्कुल, और जो फिगर आप मेंशन कर रहे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट की डिविडेंड रेवेन्यू है। जो टोटल डिविडेंड पब्लिक एंटरप्राइजेज ने बांटा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो पिछले साल 1.05 करोड़ था, पिछले से पिछले साल, उससे पिछले साल 1.2 करोड़ था, और इस साल अपेक्षा है कि जब मार्च खत्म होगा तो यह 1.3 से 1.4 करोड़ के बीच होगा। पिछले साल से ज्यादा होगा, लगभग 10% ज्यादा होगा। और यह तब है जब शेयर मार्केट में करेक्शन हो रही है। तो मेरा सुझाव आम नागरिकों से और शेयर होल्डर से, माइनॉरिटी शेयर होल्डर से, या ऐसे सीनियर सिटीजन्स या आम नागरिक जो अपनी सेविंग्स को म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से और म्यूचुअल फंड मैनेजर से, मेरा यह सुझाव होगा कि अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा अवश्य पब्लिक एंटरप्राइज में डालें, क्योंकि वहां पे आपको सस्टेनेबल डिविडेंड रेवेन्यू मिलेगी गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत, और मार्केट कितना भी डाउन जाए वो डिविडेंड इनकम आपकी कम नहीं हो। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कह दी हमारे जो रिटेल निवेशक है खासतौर से उनके लिए। तो इस साल तो आप कह रहे हैं 10% डिविडेंड ज्यादा मिलेगा पिछले साल के मुकाबले, अगले साल कुछ रोड मैप तैयार किया आपने? बिल्कुल, अगले साल 10% और ज्यादा मिलेगा। इस साल से अगले साल 10% और ज्यादा मिलेगी जी। क्या बात करिए, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। थोड़ा सा और स्पेसिफिक पूछ लूं आपसे, क्योंकि हमारे दर्शक थोड़े से इन सब चीजों को जानना चाहते हैं। वो है आपको IDBI बैंक, लंबे समय से IDBI बैंक की प्रक्रिया चल रही है, अलग अलग खबरें आती रहती हैं, उस पर थोड़ा सा स्थिति क्लियर कर दें कि अभी स्टेटस क्या है और कब तक इसका फाइनेंशियल बिड हम लोग ले आएंगे? देखिए, मैं बहुत स्पेसिफिक तारीख आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन इतना आश्वासन दे सकता हूं कि IDBI बैंक का डिसइन्वेस्टमेंट ट्रैक पर है, ड्यू डिलिजेंस कर ली गई है, जो भी डेटा इश्यूज थे उनको रिजॉल्व कर लिया गया है, और उसके आगे की कार्रवाई जारी है। आप अगले 3-4 महीने में कुछ ना कुछ
खबर अवश्य देखें। तो अगले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल बिड आ जाएगा, इसकी संभावना रखें? मैं तारीख नहीं देना चाहूंगा, लेकिन इतना आश्वासन देना चाहूंगा कि आप अच्छी खबर या जो भी न्यूज या खबर है वो आपको समय अनुसार मिलेगी। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जिन कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी उनको डेटा रूम एक्सेस दिया गया था, क्या वो ड्यू डिलिजेंस पूरा हो चुका है? मैंने आपको बताया कि सभी डेटा रूम इश्यूज रिजॉल्व कर दिए गए हैं और ड्यू डिलिजेंस पूरा हो गया। एक सवाल और आईडीबीआई बैंक को लेके, क्योंकि जो कैबिनेट ने डिसीजन दिया था उसमें था कि एलआईसी अपनी भी हिस्सेदारी बेचेगी, सरकार अपनी भी हिस्सेदारी बेचेगी, वो स्टैंस अभी भी बरकरार है या फिर चूंकि मार्केट कंडीशन को देखते उसमें कुछ बदलाव आया है? स्टैंड बरकरार है, नीति और निर्णय के अनुसार कार्य तेजी से चल रहा है। तो दोनों स्टेक बेचेंगे साथ में, या फिर हो सकता है एलआईसी बाद में बेचे, सरकार पहले अपनी हिस्सेदारी बेचे? समय आने दीजिए। चलिए, बहुत ही अच्छा आपने बताया, लेकिन कोई भी आप रिवील करने को तैयार नहीं, लेकिन अच्छी बात है, मार्केट सेंसिटिव चीजें नहीं करना चाहिए। एक सवाल और पूछ लूं, जवाब की अपेक्षा नहीं रखता हूं, फिर भी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीएमएल, इन सबको कैबिनेट अप्रूवल दिए बहुत दिन हो गया स्ट्रेटेजिक सेल का, लेकिन कुछ बात आगे बढ़ी नहीं। ये सब प्रोसेस में है, अभी कोई भी स्पेसिफिक कमेंट देना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। ओके वीरू, एक चीज नोटिस किया आपने, जो लक्ष्मण जी का लास्ट सवाल था कि सवाल पूछता हूँ, आपने देखे लेकिन फिर पूछ रहा हूँ। क्यूट था ना वो, कि सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब की एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये सीजन रिपोर्टर्स ऐसे ही काम करते हैं, वो बिल्कुल मतलब पहले ही अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं कि भाई पता है कि जवाब नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है अगर ऐसे बोल दूं तो शायद जवाब मिल जाए, थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए, तो वो जवाब आया। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए आईडीबीआई बैंक का शेयर प्राइस इंटरडे देखिए आप, स्टॉक का 2% मूव, क्योंकि ये हवा की बात नहीं है, ये आपने खुद सुना है रिबम सेक्रेटरी के मुँह से। 3 दिन पहले हमने आपको, 3 दिन पहले भी क्यों, 2 दिन पहले हमने आपको सेबी चेयरमैन की भी बाइट सुनाई थी। तो जितने भी बड़े पॉलिसी मेकर्स हैं सबसे पहले आपको सीएनबीसी आवाज़ पर दिखाई देंगे, इम्पैक्ट के साथ सीएनबीसी आवाज़ पर दिखाई देंगे। तो अगर आपको इन सब में आगे रहना है तो जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ दिनों से बाजार में शुरू हुआ तेज़ी का ट्रेंड थोड़ा ठंडा पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये कि बाजार में मंदी का ट्रेंड अभी और गहरा होगा या थोड़ी तेज़ी बनेगी। हमारे साथ जुड़े हैं इन्वेस्टेड पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। आपने एक बार कहा था कि पिछले साल आपने काफ़ी कैश रेज किया था, क्या अब आपने उसको डिप्लॉय करना शुरू करा है वापस? क्या अब आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं या अभी भी आप काफ़ी हद तक कैश पे बैठे हैं? गुड आफ्टरनून अनुज जी। जी नहीं अनुज जी, अब हम फुली इन्वेस्टेड है। अराउंड 18 तारीख से लेके अब तक हमने सारा अपना कैश डिप्लॉय कर दिया मार्केट में। इसका रीज़न, अब आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अच्छे रिटर्न्स दे सकता है आपको, और इस चीज़ का कितना रिस्क है कि ये रैली भी फेल हो जाएगी? मानो जी, मेरा थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है। देखिए, इतने साल आपको मार्केट में हो गए, एक चीज तो हम जानते हैं कि मार्केट का टॉप या बॉटम ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, और मुझे कहीं कहीं लगता है फ्यूटाइल भी है। रिसर्च पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मुझे यहाँ से लगता है कि अगर हम जब हमने बेचा था उस टाइम पे भी हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो देख रहे थे कि मुझे भारी बाजार में रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं लग रहा था, और यहाँ पे अब हमें ये लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है। हाँ, टूटने को यहाँ से 1000 पॉइंट निफ्टी में और निकल जाए किसी को क्या पता है, लेकिन ओवरऑल जो स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो हम लेना चाहते थे वो 30-35, कुछ कुछ है तो 40% नीचे हमें मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो गया है। और सबसे बड़ी बात, जो पेसिमिज्म बाजार में चाहिए थी, वो एक पेसिमिज्म कहीं दिखने लग गई है। तो जब भी हमने देखिए, जब भी पेसिमिज्म आ जाती है, होप कम हो जाती है, मार्केट के बड़े बुल रन वहीं से शुरू हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहाँ से अगले 1-1.5 साल 2 साल में हमें अच्छी रिटर्न्स बननी चाहिए। जी अनिरुद्ध जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात करती हूँ। लास्ट टाइम आपसे जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि आप 100% कैश में बैठे हैं, और अब बात हो रही है आपसे, आपने कहा आप फुल्ली इन्वेस्टेड हैं। तो सवाल ये कि कहाँ इन्वेस्टमेंट की है आपने, कौन सा सेक्टर या स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बता पाएँ? मैम, स्टॉक स्पेसिफिक तो नहीं, पर सेक्टर्स की बात करें तो हमें देखिए, हमारा जो फंडामेंटल है वो 2 चीज पे रिलाई करता है, वैल्यू और ग्रोथ पे। अगर हम वैल्यू में देखें तो हमें कुछ कैपिटल गुड्स कंपनीज में बहुत अच्छी वैल्यू दिखती है। हमें लगता है कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स स्पेंडिंग वापस आनी चाहिए सरकार की तरफ से। इलेक्शन का टाइम जो है वो मोर और लेस खत्म हो चुका है।
बाकी मेन जो है इस बार के लीडर्स कहाँ रहने चाहिए, रिलेटिव चेंज कहाँ पे दिखता है, तो हमें फार्मास्यूटिकल्स में स्पेसिफिकली सीडीएमओ, सीएमओ में अच्छा रिलेटिव चेंज दिखता है। हमें लगता है कि थोड़ा-सा ओवर ओन्ड है जितने भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स। बाकी उनकी वैल्यूएशन करेक्शन अच्छी हो गई है, तो कहीं न कहीं हमें फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स या फाइनेंशियल एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ दिखती हैं। हमें लगता है फाइनेंशियल्स और मेटल्स में हमें अच्छे शूट्स दिखते हैं। हमारा एक थ्योरी है, हमें ये लगता है कि जितना भी ये टैरिफ वॉर का जो प्रॉब्लम दिख रही है, कहीं न कहीं अल्टीमेटली इट विल इफेक्ट द इंटरेस्ट रेट्स। मुझे ऐसा लगता है ब्याज दरें आने वाले टाइम में नीचे आनी चाहिए, ग्रोथ आनी चाहिए, बिकॉज़ इस टैरिफ वॉर से कुछ ना कुछ स्लो डाउन आएगा जिस कारण ग्रोथ वापस लौटनी चाहिए। तो हमें कहीं न कहीं लगता है, दो वी डोंट ओन पोजीशन इन दीज़ सेक्टर्स बट वी आर सीइंग अर्ली शूट्स। अगर आप देखिए मेटल सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो बाकी सेक्टर से बेटर है। दिस शोज़ कि उसमें एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो कहीं न कहीं ये सेक्टर्स हमें अच्छे लगते हैं। फिर हमें टेक्सटाइल में स्पेशली रेडीमेड गारमेंट सेक्टर थोड़ा अपील कर रहा है, क्योंकि अगर हम ऑन ग्राउंड बीइंग ओरिजिनली फ्रॉम लुधियाना हम अगर बात करते हैं तो हमें पता लग रहा है कि बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, मतलब ऑर्डर्स इतने हैं कि सँभाले नहीं जा रहे। तो कहीं न कहीं चाइना प्लस वन वाले जो सेक्टर्स हैं, या आप नेबरिंग प्लस वन बोल दीजिए, क्योंकि अब तो बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे कुछ ग्रीन शूट्स दिखते हैं। सही बात कहा अनुरुद्ध जी आपने। टेक्सटाइल को समझना हो तो एक तरफ बांग्लादेश या फिर लुधियाना जाओ, है ना। लुधियाना में जाती आपको पता चल जाएगा जनाब कपड़े का मोल क्या होता है ना। खैर मैं अब आता हूँ, अच्छा थोड़ी सी साइकी समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट टाइम आपने बिल्कुल ये कही थी बात कि वी हैव इनफ कैश राइट नाउ, अब आप ये कह रहे हैं कि हमने डिप्लॉय कर दिया। ये अनिरुद्ध जी एचएनआई क्लाइंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं इस वक्त? हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए तो पैसा बहुत आ रहा है। एचएनआईज के वाकई इस फॉल को बीते 15-20 दिन में जो काफ़ी एग्रेसिव भी हो गया था पोस्ट आई थिंक दिस टैरिफ वॉर, क्या बाय किया एचएनआईज ने? क्या इंटरेस्ट रहा उनका बाजार में? आई थिंक सर वीरेंद्र जी हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ फॉल नहीं आया। तो जब हमने बोला कि टॉप अप करिए, तो हमें पॉजिटिव अपने क्लाइंट से ही मिला। बट मैं ये ओवरऑल अगर मैं और जगह भी बात करते हैं, दूसरे फंड मैनेजर से भी बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आई वुड से कि डर का माहौल है। लोग लीवरेज पोजीशंस में किसी चीज से अब कतरा रहे हैं, क्योंकि आप ये निफ्टी में हमें दिखता है 15% का फॉल आया, पर अगर आप पोर्टफोलियोज में देखिए तो 35-40% का फॉल आ गया। तो कहीं न कहीं वेल्थ डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गई है, जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे। ओके अनिरुद्ध जी, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं जहां ब्रूटल करेक्शन आया वो नहीं मेंशन किया आपने, वहां पर भी बाय कर रहे हैं क्या आप? सर मैंने बताया फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, मतलब अच्छा हाँ, हम यहाँ उसमें पे उसमें इनको हाँ, इंक्लूड कर रहे हैं आप? उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ अनुज जी। तो मुझे ये ओके। लगता है, देखिए एक चीज तो ये है अनुज जी, हम्म, अगर हम पिछले 2-3 साइकिल की बात करें, तो कहीं न कहीं ये एक सिक्लिकल सेक्टर्स थे, ठीक है? मतलब क्या होता था कि मार्केट में तेज़ी आती थी, तो इनको एक वेटेज दिया जाता था, ये तेज़ होते थे और फिर टूट जाते थे। कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि सिक्लिसिटी अभी भी है, बट ओवरऑल एक रिटेल जो है उसने इक्विटी मार्केट्स को एक परमानेंट एसेट बेस मान लिया, और जिस हिसाब से सिप्स इस बार मार्केट में आई हैं, कहीं न कहीं ये लगता है कि इन सेक्टर्स की कुछ री-रेटिंग होनी चाहिए। तो ओनली प्रॉब्लम वाज़ अनुज जी, महँगे बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब वो जो महँगे हो गए थे, तो उसकी एक ये करेक्शन आ रही है, बट इन द लॉन्ग रन दे आई बिलीव दे विल टर्न आउट टू बी गुड इन्वेस्टमेंट्स। ओके, व्हाट अबाउट आईटी सर्विसेज, यहाँ पर क्या भी रहेगा? सर आईटी में हमारी कोई पोजीशन नहीं, आईटी में ना अनुज जी कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। हम्म, एआई के आने से और हम्म, यूएस में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आईटी में हमारे पास कोई लंबी चौड़ी होल्डिंग नहीं, एक आधा शेयर कोई है। हम्म। अच्छा अनुरुद्ध जी, मैं एग्जैक्टली किसी स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट की तो आपसे अपेक्षा नहीं रखता, लेकिन क्रूड का इस बार का जो कोलैप्स था उसके बाद हमने एशियन पेंट्स में, बर्जर में, इंडिगो में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखा। क्रूड पे आपकी कॉल क्या है? मतलब क्रूड अगर ऐसे ही ठंडा रहा, ये स्पेस जिसमें रियल स्टेट इंसलरी है, जिसमें आप एशियन पेंट्स को इंक्लूड कर लीजिए, आप बर्जर को, कंसाइनर एरोलेक को, फिर आप एक बास्केट ऑटो में टायर स्टॉक्स को देख सकते हैं। कोई अप्रोच आप लोगों ने इस पे ली है क्या? सर हम क्रूड इसको की भी वीकनेस स्टडी पे। कर रहे हैं हम। सर ये सारा डिपेंड हम्म, करता है कि अब यूएस, हमारे हिसाब से ये डिपेंड करता है कि यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट का आगे क्या होगा। जिस हिसाब से आई वुड से अनफोल्ड हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले टाइम में गिर सकते हैं।
और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले टाइम में गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि फिर इन कंपनीज को आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ओवरऑल एक बहुत कंफ्यूजिंग स्थिति बनी हुई है क्रूड को लेके। एक तरफ अमेरिका बोल रहा है ड्रिल, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ग्लोबल ग्रोथ तो है नहीं। तो क्रूड पे हम वी आर जस्ट स्टेइंग अवे फ्रॉम क्रूड एंड क्रूड रिलेटेड कंपनीज। हमें दूसरी जगह जहाँ पे क्लियरर पिक्चर दिख रही है, जहाँ पे क्लियरर अर्निंग्स दिख रही है अगले 2 से 3 साल के लिए, हम वहां ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अनिरुद्ध जी इस आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डिफेंस स्टॉक्स भी शामिल है क्या? क्योंकि जिस तरीके से इसमें एक रैली देखने को मिली थी, फिर बहुत अपने हायर साइड से कूल ऑफ भी हुए हैं, और जिस तरीके से अभी डिफेंस सेक्टर पूरा एज सरकार की तरफ से जिस तरीके से इसमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं, अग्रसर है सरकार, बहुत स्टॉक्स चले भी हैं, तो क्या यहाँ पे आप बेट लगा रहे हैं? मैम हमारा ना एक सिंपल रूल है। हम ये बोलते हैं कि लीडर्स ऑफ वन रन, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर्स ऑफ वन रन विल नॉट लीड द नेक्स्ट रन। और कहीं ना कहीं हम वीरू जी को, अनुज जी को तो पता है, हम डिफेंस स्टॉक्स में हमारा बड़ा प्यार रहा है इनसे हिस्टोरिकली। तो कहीं ना कहीं हम डिफेंस स्टॉक्स में इस बार इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आई थिंक जो स्टोरी जो थी डिफेंस स्टॉक्स की, हाइप की, वो प्ले आउट हो गई। एक हाँ, अब अंडर प्राइस्ड हो गए। अगर आप वैल्यू खेलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इनमें से वैल्यू आपको जरूर मिल सकती है, बट हम इसमें इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ओके, आई मीन थॉट्स बहुत क्लियर, बिल्कुल। अगर आप देखें स्पष्ट थॉट्स। अच्छा, ये मेटल का जिक्र अनुरोध जी जो आपने किया था, और क्योंकि लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स में एसआरएफ के नंबर्स, नवीन फ्लोरिंग के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, यूपीएल के नंबर काफ़ी ठीक ठाक थे, बट दीपक नाइट्राइट वाज रियली बैड, वेरी बैड। कुछ रुख आपका केमिकल में, और जो रीसेंट कैश डिप्लॉय किया है उसमें आपने क्या थोड़ी इंपॉर्टेंस केमिकल्स को दी है क्या? सर अच्छी इंपॉर्टेंस दी है केमिकल्स को, और हमें यहाँ से केमिकल्स में एक अच्छा पॉजिटिव रिलेटिव चेंज दिखता है। हमें ये लगता है कि केमिकल्स का जो क्या बोले, मिड साइकिल क्राइसिस बोले, मिड लाइफ क्राइसिस बोले, जो पिछले 2 साल से था, वो कहीं ना कहीं यहाँ से खत्म होते दिखता है। और हमें लगता है कि केमिकल कंपनीज आने वाले कुछ टाइम में फ्रंट रनर्स तो रहेंगी, इफ नॉट लीडर्स, फ्रंट रनर्स तो रहनी चाहिए। ओके, फ्रंट रनर रहना चाहिए। अनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो अच्छे नंबर्स होते हैं, अच्छे स्टॉक्स होते हैं, वो बेयर फेज में भी और कमज़ोर फेज में भी वो अच्छा करके दिखाते हैं। अभी अनुज जी ने एक अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया केमिकल्स में, जहाँ पे वो कह भी रहे हैं कि हमने काफ़ी स्पेस दिया है, इंपॉर्टेंस दिया। लुक एट एसआरएफ एट 2945। एसआरएफ मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे क्लोज भी होता है तो ये अपने करियर के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके क्लोज होगा, और अच्छा करता हुआ डे हाई पर। अब आपकी स्कीम पे लेके आते हैं 22,472 निफ्टी बैंक 48,245 पे, निफ्टी आईटी में टुवर्ड्स एंड आई थिंक प्रेशर था, बट मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा अनुज आज पेन रहा। कोलैप्स फ्रॉम 20 डे में इसको कैसे रीड कर रहे हैं, और कल के लिए अप्रोच क्या रखें अनुज, कंसिडरिंग कि डाउ फ्यूचर्स सिंक हो रहे हैं इस वक्त? अनुज बिल्कुल, देखिए डाउ फ्यूचर्स सिंक हो रहे हैं ये आई थिंक, और डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, रुपये गिर रहा है, काफ़ी हद तक मार्केट इस चीज़ को प्राइस इन करके जा रहा है, ये मेरा मानना है ऑब्वियसली। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, मार्केट ने एक क्लियर आपको आज 20 डे में हॉल्ट दिया है, पॉज भी नहीं है, ये हॉल्ट है, मतलब रिवर्सल आ गया है। तो लॉन्ग पोजीशन तो निकल जाएं, इसमें कोई डाउट मत रखें। सुबह अगर आप नहीं निकले, जब सुबह हमने व्यू लिया था एक 22,600 पर, 600-650 पर, वैसे तब बुक करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं निकले कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी भी निकल जाएं, क्योंकि अब यहाँ पर किसी भी तरीके से लॉन्ग पोजीशन में रहना एक गैम्बल लेने जैसा होगा। लेकिन शॉर्ट यहाँ नहीं बनता है। अगर आपने 20 डे में पे कर दिया रिवर्सल पे, तुरंत अगर आपने वो शॉर्ट पकड़ लिया और बैठे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस लेवल पर अगर आप पोजिशनल लेके जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बचें, मेरे ख्याल से एक दिन और दें इसको। 22,400 के नीचे अगर फिसले हम, थोड़ा एक कन्फर्मेशन मिल जाए हमको कि हाँ अब वापस आप नीचे आ रहे हैं, तो एक कन्फर्मेशन मिलेगा। और एक चीज़, आज के FI के स्टैट्स देखिए, पिछले 3-4 दिन से हमने देखा है नंबर्स कम हो रहे हैं, 2,000 करोड़ तक आ गए थे हम। आज अगर ये नंबर फॉर एग्जांपल वापस 6,000 करोड़ या 5,000 करोड़ हो गया, मान लीजिए अगर 5,000 या 6,000 करोड़ हो गया, तो फिर वो काफ़ी बड़ा नेगेटिव होगा। फिर वो आपको एक ऑलमोस्ट एक कंफर्मेशन देगा कि वापस मार्केट में जो बड़ा ट्रेंड है उसने टेक ओवर किया। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमने बार बार एक चीज़ कही है, बड़ा ट्रेंड डाउन साइड का है, लेकिन उसके बीच बीच में ट्रेडेबल रैलीज होंगी। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अब आप एकदम लास्ट की ट्रांच 21,000 पे लें या 22,000 पर लें, तो वो उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये रिवर्सल है और ये कंफर्मेशन है रिवर्सल का, और अगर हम वापस प्रीवियस लोस की तरफ जा रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा मामला ख़राब हो सकता है, खासतौर से मिड कैप में। ये मेरी अप्रोच रहेगी। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड लेना शुरू करते हैं कल के लिए। गावा सर क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए?
शॉर्ट स्टॉक का नाम है जोमेटो। जोमेटो ट्रेड करा है 211 रुपीज 70 पैसे का। मेरे ख्याल से बहुत ही टाइट स्टॉक, समवेयर क्लोजर टू अराउंड 213 का लगा दें, 1-1.5 रुपए का, ज्यादा नहीं है। ये लगता है जो रिसेंट लो देखा है हमने 203, वो भी टेस्ट कर सकता है। तो यस 205 के लिए जोमेटो शॉर्ट। जोमेटो पे शॉर्ट कॉल, बहुत दिनों बाद जोमेटो पे कोई शॉर्ट कॉल आई है। जोमेटो को देखते हैं एक बार 211 पे, यस एट डे लो, और 3 दिन में क्या कोलैप्स रहा। मार्केट में 3 दिन में मूव था, ये कोलैप्स हुआ। शिल्पा जी आप क्या पिक कर रही हैं मैम? जी एसटीबीटी रहेगा दीपक नाइट्रेट में। इसको प्रभुदास लीलाधर में भी अभी हमने रेकमेंड किया है एसटीबीटी। और फ्यूचर्स में 1980 के स्टॉप लॉस से आप इसमें सेल कीजिए। और यहाँ पे मुझे लगता है 1860 से लेके 1800 के भी डाउनसाइड मूव यहाँ पे पेंडिंग है। और जिस तरह से मार्केट यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि स्लाइड करेगा, तो ये सिंक में जाता है। तो दीपक नाइट्रेट में सेल। दीपक नाइट्राइट एसटीबीटी शिल्पा जी की तरफ से आते हुए, अमित जी आप बताइए आपकी पिक क्या होगी कल के लिए, एसटीबीटी या बीटीएसटी? जी श्रेया जी, मेरा शॉर्ट कॉल रहेगा डीएलएफ पे। डीएलएफ पे हमने देखा कि कल पुल बैक पे स्टॉक ने एक रिजेक्शन कैंडल बनाया था 20 डमा पे, और आज के सत्र में फॉलोअप सेलिंग दिखी है, जिसने अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वापस ब्रेक किया है। तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि रीसेंट स्विंग लो ये स्टॉक विजिट कर सकता है ड्यू टू वीकनेस। फ्यूचर्स में प्राइस है 649 का। इसे शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रहेगा 656 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 638 रुपीज के। ओके। राजेश सतपुते जी आपकी ट्रेड क्या रहेगी? अनुज जी मैं सेल कॉल लेके जाऊंगा, वो रहेगा टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में मुझे लगता है आज जिस तरह से ब्रेकडाउन हुआ है, इसका जो इमीडिएट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 2200 का। सो एट ए लेवल ऑफ 2260 इट्स अ सेल। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 2280 का। ओके, टीवीएस मोटर्स पे सेल कॉल। सतपुते जी हो गए, पालविया जी बाकी हैं अभी। राजेश पालविया जी क्या पिक करेगी आपकी, बीटीएसटी ट्रेड या एसटीबीटी? तो वीरेन जी एसटीबीटी ही रहेगा, और एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज एलटीटीएस पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक में आज गिरावट बढ़ी है, जो अटेम्प्ट था स्टॉक का एक पुलबैक का, वो 20 डे मूविंग एवरेज को भी सरपास नहीं कर पाया, और वापस यहाँ पे गिरावट बढ़ते हुए दिख रही। तो हमें लगता है ये स्टॉक को शॉर्ट किया जा सकता है। डाउन साइड के टारगेट 4600 45। राजेश पालविया जी की तरफ से कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन एलएनटी सर्विसेज में बिकवाली की राय उनकी तरफ से आती हुई। मानस जी आप बताइए आपके लिए, आपकी तरफ से क्या पिक होगी कल के लिए? शेर जी एक लॉन्ग कॉल होगा एचयूएल पे, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे क्योंकि हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। 20 डे मूविंग एवरेज का टेस्ट किया स्टॉक ने। मेरा समझना है कि करीब करीब 40-50 रुपए का आपको और देखने को मिल सकता है। तो एचयूएल के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, 2240 का स्टॉप लॉस लगाना है और 2300 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके चलिए, तो ये लीवर पर एक बीटीएसटी ट्रेड मार्केट डे लो के काफ़ी करीब है। डीलिंग रूम में क्या एसटीबीटी ट्रेड से या बीटीएसटी ट्रेड से यदि समझते हैं? गुड आफ्टरनून। अगर हम बात करें डीलिंग रूम्स की, तो कहीं ना कहीं थोड़ा आज मूड खस्ता हुआ है। एक्सपेक्टेशंस के विपरीत मार्केट का मूव है। आज का जो पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप है उसके हिसाब से डीलर्स सीडीएसएल में बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि लगभग तय है कि बीएसई अब एफएनओ बैन में चला जाएगा। तो सीडीएसएल एक स्टॉक है जहां डीलर्स 1060 तक के लेवल्स देख रहे हैं नीचे में। ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ा है और फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस आपको मोस्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट स्टॉक्स इंक्लूडिंग सीडीएसएल में दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट में भी डीलर्स को लगता है कि ट्रेंड थोड़ा वीक है। एक बड़ी एफआई यहाँ बिकवाली कर रही है, जिसके चलते डीलर्स को लगता है कि पोजिशनली 480 तक के मार्च के फ्यूचर्स के टारगेट्स आ सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट 4% नीचे हैं और यहाँ स्पेसिफिकली एफएनओ मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। ओके चलिए, मीनवाइल महाराष्ट्र का बजट आ रहा है। महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर राज्य और इकोनॉमिकली सबसे एडवांस स्टेट। 4 व्हीलर पर 1% एक्स्ट्रा टैक्स लगने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। तो मुंबई में पहले ही गाड़ियाँ वैसे वीरू दिल्ली से महंगी होती हैं, और अब हमारे लिए 1% और महंगी हो जाएंगी गाड़ियाँ। तो ये तो फेयर नहीं है। जैसे जैसे रईस लोग वैसा वैसा राज्य सरकार का फैसला। अरे रईसी वैसे नोएडा में है वीरू। जिस प्राइस में आप 4 बेडरूम का घर एंजॉय करते हैं ना, वहाँ पे यहाँ पे ना मुंबई में आपको 1.5 बेडरूम का एक मैच बॉक्स मिलता है।
मैच तो नहीं कहूँगा मैं मुंबई, बताऊं देखिए मुंबई मेरी जान बहुत अच्छी वो है, लेकिन मतलब वो बात हो रही है कि रईसी फील होने की बात हो रही है, वो उस हिसाब से। लेकिन खैर मुंबई के अपने फायदे हैं, अपनी वो है सेफ्टी सबसे अच्छी है यहाँ पर, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन खैर जानते हैं 1% एक्स्ट्रा टैक्स। हाँ, पिछले 1.5-2 साल में जो रियल एस्टेट प्राइसेस यहाँ बढ़े हैं ना, आपको याद है एक बार आप और मैं एक चर्चा कर रहे थे, एक जनाब थे रियल एस्टेट कंपनी, उन्होंने कहा कि अब हम अफोर्डेबल पे फोकस कर रहे हैं 1.5-2 करोड़ के फ्लैट का, तो आप समझ सकते हैं अफोर्डेबल 1.5-2 करोड़ है। चलिए 30 लाख से महंगी गाड़ी पर है ये, जो 1% एक्स्ट्रा टैक्स लग रहा है शायद। एक ये यहाँ पर एक खबर आती हुई, महाराष्ट्र बजट 2025। जी हाँ, ये सब व्हीकल्स के लिए या सिर्फ सीएनजी के लिए, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन ये एक बड़ा ऐलान यहाँ पर आता हुआ, आपका 6% टैक्स। ऑटो, हाँ वीरू कुछ कह रहे थे आप? निफ्टी ऑटो अगर आप देखें अनुज, वाकई आपकी स्क्रीन पे इसके बाद 20,752 पे डे लो की तरफ बढ़ता हुआ खबर का इम्पैक्ट है। एक बार सारे स्टॉक्स रखिए, एक बार देख लेते हैं बस। और निफ्टी ऑटो हो गया, और फिर लेके आइए आप मारुति M&M, और मारुति लेके आइए पहले, जैसे कि खबर आपको एक्सप्लेन की ही है। मारुति को देखिए एक बार जरा प्लीज़ लेके आइएगा मारुति, और मारुति पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं है 11,580, बट याद रखिएगा इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे मारुति ट्रेड कर रहा है। अनुज ओवर टू यू। सॉरी वीरू, मैं थोड़ा सा वो न्यूज़ को खंगालने में लग गया था, क्योंकि लोकमत पे ये खबर आ रही है इसकी वजह से। लेकिन ये थोड़ा सा सेंटिमेंट डैम्पनर तो होगा, क्योंकि महाराष्ट्र, आई थिंक मुंबई बड़ी मार्केट है। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी, महाराष्ट्र सरकार का भी डेफिसिट है, उन्होंने भी काफ़ी स्कीम्स अनाउंस की थी इलेक्शन के टाइम पे, तो वो कहीं ना कहीं से तो फाइनेंस होगा, ऐसा तो है नहीं कि कहीं से फाइनेंस नहीं होगा। तो अगर महंगी गाड़ी लोग ले रहे हैं तो उस पर टैक्स लग रहा है, तो ये आई थिंक एक जस्टिफिकेशन होगा उसका। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा उसको मार्केट शायद नेगेटिवली ज़रूर लेगा आप। लेकिन क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम, उससे पहले एक काम करते हैं, एक बार आरती इंडस्ट्रीज़ का चार्ट देखते हैं, ज़रा स्क्रीन पर लेकर आइए। आरती इंडस्ट्रीज़, बाकी पूरे केमिकल पैक में भले ही रैली हुई हो, आरती ने बिल्कुल चलने का नाम नहीं लिया। और ये स्टॉक देखिए, मेरे ख्याल से अभी 52 वीक लो के काफ़ी करीब होगा। इसका एक बार 52 वीक लोअर हाई की प्लेट फायर करेंगे जरा, 391 पर इस समय आरती इंडस्ट्रीज़। ध्यान रखिएगा इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे SRF जैसा स्टॉक ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई पर है, यहाँ पर इस तरीके की अंडर परफॉर्मेंस आरती में आ रही है। 364 था इसका 52 वीक लो, तो खैर काफ़ी करीबी हैं उसके मामला, और 390 पर इस समय ट्रेड। एक और स्टॉक ट्रेंड देखिए, ट्रेंड की क्या धज्जियाँ उड़ी हैं पिछले कुछ हफ्तों में। 4,800 तोड़ने की तैयारी, अब 4,789 ये हो गया ट्रेंड का रेट। और इसकी भी एक बार लेकर आते हैं 52 वीक हाई और लो की प्लेट। हालांकि इसके 52 वीक लो से ही अभी भी काफ़ी ऊपर होगा, लेकिन 3,843 था इसका 52 वीक लो 3 अप्रैल 2024 को। और आई थिंक वीरू एक बार बताऊं मैं, अगर प्राइस डैमेज का कोई एक एग्जांपल है इस मार्केट में तो वो ट्रेंड है, जिस तरीके से टूटा है। बिल्कुल अनुज, ट्रेंड 4791 हो गया, और ऊपर से अनुज कितना उड़ गया, ये लगभग 7400 यानी 2400 और करीब करीब 25, 26, 2700 रुपये उड़ गया यहाँ पे स्टॉक का, और इज नाउ एट 100 वीक एक्सपोनेंशियल। अनुज अभी भी जो प्रॉफिट में है, अच्छे खासे प्रॉफिट में है, मतलब हमने ऊपर से नीचे की तो पैमाइश कर ली, लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर की पैमाइश करें तो 1361 रुपए का स्टॉक, हुआ भी 8,000 था। नहीं वो तो खैर वो तो खैर फिर स्टार्टिंग पॉइंट, आप स्टार्टिंग पॉइंट क्या चूज कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, वो ह्यूमन टेंडेंसी है। लोग तो अपने प्राइस से देखेंगे। हाँ, मेरा प्रश्न ये अल्टीमेटली था, अभी भी जो बड़े अच्छे फ्रैक्शन से इन द मनी है उसको क्या करना चाहिए, जिस प्रकार की सप्लाई है इसमें? देखिए बहुत टफ कॉल है ये। आई थिंक ये ऐसी चीज़ है जिसमें ना वो कहते हैं ना कि ये वो लड्डू जो खाए पचता है जो ना खाए पचता है, ये वो वाली बात है इसमें। अब इसमें आप क्या वो करेंगे, मतलब इसमें अगर आप 48 बेच दें, कल को वापस 8,000 हो जाए तो क्या करेंगे, ना बेचें वो कल को और गिर के 2200 पे 2300 पे आ जाए। आई थिंक ये कॉल ना, मैं ट्रेंड जैसे स्टॉक पे लेना मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगती है। चलिए खैर एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा 10 मिनट बचे मार्केट क्लोजिंग में। पहले तो आपको बता दें बैन वाला मामला, 2 स्टॉक बैन में आने की तैयारी कर रहे हैं वीरू। BSE
फ्राइडे को भी लग रहा था बैन में आएगा, आज तो लग रहा है आ ही जाना चाहिए। 103% पोजीशन, फ्राइडे को तो वो बॉर्डर लाइन केस था, 103% पोजीशन और सेल में 94% पोजीशन ना, तो बैन में आने की तैयारी। वीरू, मार्केट ब्रेड्थ काफ़ी खराब होगी आज। अनुज, बिल्कुल देखने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन आपने पूछ लिया तो बताना ही पड़ेगा, आपकी स्क्रीन पे आएगा। और क्योंकि निफ्टी रेलो की ट्रैजेक्टरी में क्लोज हो रहा है तो आपको यकीनन उस पर इसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। ओहो, ये मेरी सोच से और मेरी कल्पना से काफ़ी कमज़ोर है। और यकीन मानिए शुक्रवार को भी ब्रेथ का यही हाल था। जब मैं FNO पल्स क्रिएट कर रहा था उस वक्त भी यही विजिबल था। इट वॉज एंटायरली रिलायंस जिसने डोमिनेट किया था शुक्रवार को, उसकी शॉर्ट कवरिंग ने। बाकी आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग ओनली 23, शॉर्ट कवरिंग 2 में, शॉर्ट 159 पे और लॉन्ग अनवाइंडिंग 37 में। एक एक करके स्लाइड्स लेके आते हैं और स्टॉक्स को देखते हैं। और पहली स्लाइड में लॉन्ग जो है वो विजिबल हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स पे जिनका अगर आप देखें मैं उसे सेक्टोरियली बहुत डिफाइन नहीं कर सकता। सोलार इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड, HUL मैजिक, डेड कैट बाउंस था। बाकी PV इन्फोटेक, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस 1.5% का मूव। मैं फिर कह रहा हूँ किसी भी सेक्टोरियल रोटेशन के आधार पे आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। JSW एनर्जी, PI इंडस्ट्रीज, SBI कार्ड्स, एशियन पेंट्स, हेवल्स, कुछ क्रूड की थीम सुबह ठीक ठाक थी। बाकी हेवल्स में आज एक अच्छा एवरेज कटा है, मेरे ख्याल से लास्ट जो एवरेज था वो कटा। बाकी टीटागढ़ रेल सिस्टम्स जिसमें शुक्रवार को शॉर्ट कवरिंग थी, आज कोलैप्स हुआ, आज फिर शॉर्ट बिल्डअप हुआ। डिक्सन मेरे ख्याल से मई 2023 जब इस स्टॉक की, ये इसको स्लाइड को रखिएगा स्क्रीन पे, जब इस स्टॉक का ड्रीम रन शुरू हुआ फर्स्ट टाइम उसके बाद आज 200 ब्रीच हुआ। के इंडस्ट्रीज, बिरला सॉफ्ट, CDSL में कोलैप्स था 5.5% का। आज जितने भी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स थे सब में कोलैप्स था। नेक्स्ट स्लाइड में वोडाफोन आइडिया 4% नीचे, इंडसइंड बैंक कोलैप्स 4% नीचे रहा। और फाइनली डेलो की तरफ और इन्फो एज, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज और यूनियन बैंक, इन सभी में कोलैप्स था। तो अनुज अगर आप देखें तो आज डेरिवेटिव की ब्रेथ बहुत ही खराब, अनुज बहुत ही खराब। बिल्कुल बहुत ख़राब है और आज आई एम श्योर काफ़ी क्वेश्चंस भी होंगे लोगों के। तो श्रेया के पास चलते हैं आज मार्केट का पंचनामा का टीज़र के लिए। श्रेया बताइए ज़रा। बिल्कुल सर, आप एकदम सही है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन और दर्शक कतार में अपने सवालों के साथ कुछ सवाल मैंने पिक किए हैं। शैलजा पूछ रही है REC के बारे में, और जिस तरीके से आज पार स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली, पार फाइनेंशियरीज कंपनी में वो शायद रौनक दिखे नहीं। REC का चार्ट लेकर आई, स्क्रीन पर डे लो के आसपास बंद होने की तैयारी, 3% से ज़्यादा गिरकर 393 के लेवल पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। और इनफैक्ट सर अगर ये आप स्टॉक देखें तो 6 महीने में 30% से ज़्यादा टूट गया। REC जिनके पास है वो क्या करे फिलहाल? मेरे ख्याल से बने रहें, क्योंकि अब ये स्टॉक जो है ना अब उन लेवल पर आ गया जिन पर आप इनको बेच नहीं सकते। और 5% की तो डिविडेंड यील्ड हो गई है इस लेवल पर। आप FD में पैसा डालेंगे तो 5% ही मिलेगा ना। तो अब ऑब्वियसली FD में एक ही है कि आपका प्रिंसिपल नहीं टूटता है, यहाँ पे प्रिंसिपल टूटने का रिस्क रहता है। लेकिन अगेन शायद देखिए, मैं जैसे मैं कहता हूँ ना, हर स्टॉक को मैं एक तराजू में नहीं तोलता हूँ। ये उस कैटेगरी के स्टॉक्स में आता है जिसमें मुझे लग रहा है कि अगर आपने ऊपर के भाव पे ले लिया तो खैर वो अलग बात है, लेकिन नीचे के इस लेवल पे बेचना मेरे ख्याल से सेंस नहीं बनती है। बाकी तो खैर मार्केट सुप्रीम है, देखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस लेवल पे बेचना नहीं बनता है। दूसरा सवाल, बिल्कुल दूसरा सवाल JSW स्टील है। मेटल स्टॉक्स की हम बात भी कर रहे थे, और जब बाजार में सुबह तेज़ी थी तो मेटल सेक्टर ही पैक ऐसा था जो करीब 1% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा था, लेकिन जाते जाते ये भी गोता लगा गया बाजार के साथ। JSW स्टील देखिए फिर भी इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ आज के सत्र में, और अगर आप 4 महीने में देखें तो अपने 4 महीने के हाई पर है JSW स्टील। मेटल स्पेस, साथ ही सर स्टॉक में क्या करें, सवाल है रानी जी का, क्या करना चाहिए? देखिए मेटल्स में प्योर एक ट्रेडिंग प्ले है इस समय। वो डॉलर के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। आई थिंक अगर वो डॉलर इंडेक्स में वापस उछाल शुरू हो गया तो ये स्टॉक्स वापस गिरेंगे, लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स गया वापस 100 की तरफ तो ये स्टॉक्स में और 20-25% की भी रैली हो सकती है। एक मेटल्स को प्ले करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एक स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करिए, अगर लग गया तो बैड लक, वरना बने रहिए और अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। आई थिंक ये अप्रोच बेटर रहेगी। चलिए फिर 335 पर जुड़िएगा हमारे साथ और कुछ और स्टॉक्स और मार्केट पर बात होगी। तीतागढ़ रेलवे का स्टॉक लेकर आइए एक बार जरा। अब 7.5% तीतागढ़ रेलवे सिस्टम्स का स्टॉक नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। गाबा सर, अगर किसी ने शॉर्ट लिया है तो क्या कैरी करें, और अगर नहीं लिया तो क्या ये पोजीशन सही है कैरी शॉर्ट लेने की? तीतागढ़ रेल सिस्टम्स बिल्कुल, तीतागढ़ है तो वीक, 3 दिन का 4 दिन का एक अपमूव मिला, लेकिन ऊपर गया था नीचे आने के लिए, मतलब फ्रेश अपमूव डाउन मूव शुरू हुआ है।
ट्रेड कर रहा है 706, 720 का स्टॉप लगाना चाहिए, लेट इट कंटिन्यू डाउन, 660 का एक टारगेट होना चाहिए, 660 टी टारगेट शॉर्ट। ओके, टीटा का रेल सिस्टम्स शॉर्ट है और डे लो पे ये स्टॉक बीएससी डे लो पर, बीएससी का क्लोज आ रहा है आज एग्जैक्टली। अगर आप देखें डे लो की तरफ, इस दौर का नया लो 9 अक्टूबर 2014 के बाद आर्थिक का जिक्र अनुज ने किया था, उसको रिपीट नहीं करूंगा। और कुछ काउंटर्स जो कि इंडसइंड बैंक 900 पर, बट स्टिल मॉर्निंग फर्स्ट एक लो से थोड़ा ऊपर ही है, 10-12 रुपये ऊपर, उसमें कोई दुराई नहीं है। और ट्रेंड का जिक्र हो गया। ओएनजीसी भी आज बैकफुट पे रहा 223 पे, इस दौर की सबसे लोवेस्ट ट्रजेक्टरी पे। और एक बार लेके आइए आप HFCL, यहाँ पे पेन था। और एक बार इरिडा को भी रखिएगा स्क्रीन पे। बहुत सारे काउंटर्स जिनमें आज PSU बास्केट्स में पेन था, उसमें एक इरिडा भी शामिल था। और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, एक बार एस्ट्रल रखिएगा, मतलब 1290 के प्राइस पे, यानी अगर आप इसके हाई से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट आधा स्टॉक हो गया। ये 1290 यानी इस दौर की नई लोवेस्ट ट्रजेक्टरी जाके स्टॉक क्लोज हो रहा है। एक बार इसका OI रखेंगे स्क्रीन पे, प्लीज़ रखिएगा। और आप समझ लीजिएगा कि जुलाई 2024 से लेकर अब तक नॉट ए सिंगल डे एक प्रॉमिसिंग क्लोज अबाउट 1020, मतलब ही नहीं है। गजब की शॉर्टिंग, जिसके पास शॉर्ट साइड पड़ा हुआ है मेरे ख्याल से रोल कर रहे हैं वो, और ग्रिप में है ये। OI एडिशंस करीब 50,000 शेयर जुड़े, यहाँ पे 3.5% स्टॉक नीचे, आधा हो गया अनुज ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से। आज वाकई बिग टिकट साइज स्टॉक्स में पेन था, एस्ट्रल उसमें से एक। अनुज बिल्कुल। और इसमें तो मैं एक चीज़ बताऊं तो आपने बोला इसका एक 52 वीक का चार्ट रखते हैं ज़रा, मतलब 1 साल का चार्ट रखते हैं। इसमें मतलब आई थिंक कहीं कोई मूव आया ही नहीं, मतलब कोई बाकी स्टॉक्स में चलिए ठीक है, आप मान सकते हैं कि एक पहले बहुत बड़ी रैली हुई थी, इसके लिए स्टॉक गिरा था। इसका 12 महीने का चार्ट देखिए आप, ये तो गिरा ही है 12 महीने में। नहीं 52 वीक हाई लो नहीं, मैं चार्ट की बात कर रहा हूँ, 1 साल का चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। 52 वीक लो तो खैर आज इसने लगा दिया, नया 52 वीक लो लगा दिया ऑलमोस्ट। ये देखिए, ये चार्ट देखिए इसका, यहाँ तो कोई रैली भी नहीं हुई है, ऐसा भी नहीं है कि कोई रैली हुई है, ये तो मेरे ख्याल से बस गिरे जा रहा है। सिंगल डे, नॉट ए सिंगल डे अनुज, एक भी दिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल बहुत। आई थिंक कुछ स्टॉक्स हैं जैसे इसका ठीक रिवर्स आपको शायद दिखाई देगा चंबल फर्टिलाइजर्स में। तो ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो पोजिशनली वीक रहे हैं, ऐसे कई स्टॉक्स हैं जो पोजिशनली स्ट्रांग रहे हैं। एस्ट्रल उनमें से जो पोजिशनली काफ़ी वीक रहा है। चलिए एक काम करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं, वॉल पर चलते हैं और आज की मार्केट क्लोजिंग समझते हैं। खराब क्लोज, विदाउट अ डाउट खराब क्लोज। और स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में रखिए कि हमने शुरुआत की एग्जैक्ट 20 डे, मतलब हमने शुरुआत की नेगेटिव नोट से, ग्रीन में आए, बड़ी रैली हुई और वो कोलैप्स हुई एग्जैक्ट 20 डेमा पर जाकर। आज का हाई था 22,676 और हम बंद हो रहे हैं 22,450 पर, मतलब इंट्राडे में निफ्टी 200 से ज़्यादा पॉइंट गिरा है और ट्रेडेबल 200 पॉइंट गिरा है ये। उसके अलावा निफ्टी IT ये करीब ½ % नीचे, निफ्टी बैंक ½ % ज़्यादा नीचे। मिड कैप इंडेक्स सुबह आउट परफॉर्म कर रहा था, 0.25% नीचे बंद हो रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.5% नीचे बंद हो रहा है। ये फ्रेश ब्रेकडाउन है आज मिड कैप और स्मॉल कैप में। एडवांस डिक्लाइन देखिए काफ़ी ख़राब, 500 बढ़ने वाले शेयर, 2200 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। चलिए अब जरा लेकर आते हैं सेक्टोरल हीट मैप और देखते हैं यहाँ किस तरीके के मूव्स रहे। सिर्फ एक इंडेक्स ग्रीन में था, वो भी आई थिंक और 10 मिनट ट्रेडिंग होती तो ये भी शायद रेड में चला जाता, सिर्फ 0.1% ऊपर। उसके अलावा बाकी सब रेड में थे। सबसे ज़्यादा लीड किया कैपिटल गुड्स इंडेक्स ने 2.25%, रियल एस्टेट इंडेक्स करीब 2.5%, PSU बैंक इंडेक्स करीब 2%, ऑयल एंड गैस 2%, ऑटो करीब 1.5%, PSUs, मेटल्स सब में गिरावट थी, कुछ बचा ही नहीं एक्चुअली जहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकें कि पॉजिटिविटी थी। निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए, सबसे नीचे आपको दिखाई देगा ONGC 4.25% नीचे, तगड़ी गिरावट। ट्रेंड में 4% की गिरावट, इंडसइंड बैंक में 4% की गिरावट, बजाज ऑटो, आयुष्मान मोटर्स, लार्सन एंड ट्यूब्रो, टाइटन, BEL, BPCL, कोल इंडिया, विप्रो, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ बड़ी गिरावट रही। TCS, रिलायंस, अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, सब में गिरावट थी। ऊपर क्या था? पावर ग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पावर ग्रिड 3% ऊपर था, लीवर 2% ऊपर था, इन्फोसिस 1% ऊपर। तो कुछ थोड़ी सी बाइंग इन कुछ स्टॉक्स में, लेकिन अदरवाइज मार्केट के लिए एक बहुत ख़राब दिन भी खराब दिन नो डाउट काफ़ी ख़राब दिन। और मेरे ख्याल से 3 मार्च के बाद सबसे लोएस्ट ट्रजेक्टरी में बैंक निफ्टी, और आखिरी के 1 घंटे को अगर आप देखें तो उसमें बैंक निफ्टी में कोलैप्स ज़्यादा था। निफ्टी IT भी कोलैप्स हुआ, निफ्टी IT 37,621 पे
एक बार फिर से पेन में रहा। खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट फ्रॉम आई थिंक ट्यूसडे। कल मंगलवार है, कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन सामना करना है आपको यूएस मार्केट का, जहां पे डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स सब के सब सिंक हो रहे हैं। बाकी आपका कोई प्रश्न है आज की गिरावट पे या फिर बाजार के स्ट्रक्चर पे, ज़रूर पूछें अपना प्रश्न मार्केट का पंचनामा में अनुज और श्रेया के साथ। फिलहाल आपसे कल मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।